जो फंड 2013-14 में नंबर 1 थे, जिनको देख देख के लोगों ने निवेश किया था, आज उनका रैंक 238 है। अगर आप 2020 से लेकर 2023 तक देखो तो हीरो क्वांट स्मॉल कैप था, सबके मुंह पे एक ही नाम था, क्वांट स्मॉल कैप, 50% रिटर्न। क्यों? क्योंकि वो समय मोमेंटम का था। फिर आया वैल्यू का समय, तो 2023 से लेकर 2026 तक का विनर कौन रहा? बंधन स्मॉल कैप बन गया। क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू ओरिएंटेड पिक्स ली। और आप 10,000 की एसआईपी करना चाहते हो सिर्फ स्मॉल कैप में, आप कहते हो सर मेरे को स्मॉल कैप खेलना है, 15 साल के लिए खेलूंगा, तो क्या करो? तो एक आप 70 to 80% ऐसा म्यूचुअल फंड लो जो वैल्यू है, ठीक है, और 20 to 30 ऐसा ले लो जो मोमेंटम है। ओवर टाइम ये आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। और एक मोमेंटम, एक वैल्यू फंड लगा लो, एक्चुअली आपको जीवन में तीसरे किसी फंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जिसने अगर 10 लाख रुपए डाले होते 2013 में, और अगर वो इतना साल रुक जाए और इस तरह की कंपाउंडिंग रहे, तो उसके पास 720 करोड़ रुपीज होंगे। ओके, आई थॉट कम होगा। आपके कैमरामैन का जो रिएक्शन आया, मजा आ गया मेरे को, ये देख के सबसे ज्यादा मजा आया। उस दिन आप क्यों माल बेच रहे हो जब मार्केट 3% नीचे गिरी है? व्हाई आर यू सेलिंग? क्यों लॉस? क्यों लॉस? तब है जब बुक होता है। एग्जैक्टली। कि लाल झेलने की अगर आप में क्षमता नहीं है, तो हरे का अधिकार भी आपको नहीं है। बिल्कुल। जो भी बड़ा इवेंट होता है ना, इलेक्शन, बजट डे, उस दिन का एनएवी जनरली आपको मिलता ही नहीं, पता नहीं समाव नहीं मिलता है, तो उस दिन आपको ईटीएफ खरीदना चाहिए। स्विच पर आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिजनेस फाइनेंस कोच संजय कटोरिया। संजय वेलकम। थैंक यू। संजय कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। संजय, लास्ट टाइम जब आए थे आप, तब मैंने सवाल किया था कि क्या चल रहा है मार्केट में, तो आपने कहा था लाल चल रहा है। तो अब क्या चल रहा है मार्केट में? अभी भी लाल ही चल रहा है। तो आप हरे के टाइम मुझे बुलाते ही नहीं हो यार, जब मार्केट हरी होती है बोले यार संजय भाई की जरूरत नहीं है, लाल के टाइम ही जरूरत पड़ रही है उनकी। नहीं संजय भाई, मतलब आप, हम चाहते हैं आप आए, लेकिन इवन दो आपके भी कमिटमेंट से आप भी बिजी रहते हैं। संजय, अब बात करें मतलब जो मार्केट का हाल है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपडेट दीजिए मार्केट पे लोगों कि अभी राइट नाउ सिचुएशन में मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से मान के चलिए कोई रिटर्न नहीं है, नेगेटिव रिटर्न है, और ये फेज़ बड़ा मुश्किल फेज़ हो गया, क्योंकि इतना वक्त से बुल रन मार्केट कोविड के बाद दिख रहे थे। तो अभी सिचुएशन में क्या करें इन्वेस्टर? देखिए, मार्केट्स ना वॉलेटाइल होंगी, होती हैं और हमेशा रहेंगी। आप मार्केट से एफडी का नेचर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर मार्केट्स एफडी का रिटर्न्स भी नहीं देती, वो उससे बेटर रिटर्न्स दे देती है। मैं अब आपको 2-3 इसके एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो नंबर आया था कि बेस लाइन नंबर जो, वो था 100 1979 में। ठीक है। और आज अगर हम वो देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज 81,000। तो इतने सालों में 810 टाइम्स आपको रिटर्न मिला है। ओके, ठीक है। आपका 1 रुपया लगाया हुआ 810 रुपये हो गया। अब इस बीच में मार्केट में हर चीज हुई है, जो पॉसिबल चीजें सब हुई हैं। आपका ग्रेट रिसेशन आ गया, 2000 का Y2K आ गया, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, करेंसी क्राइसिस आ गया था 1997 में, उसके बाद 2008 का बड़ा क्रैश आ गया, उसके बाद 2020 का कोविड आ गया, उस बीच में फ्लैट रही मार्केट, फिर रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया। मतलब आई कैन काउंट एंडलेस इकोनॉमिक इवेंट्स, एंडलेस। तो ये सारी जो है ना आपको सिर्फ डिस्टर्ब के लिए करने के लिए बनी होती है। कहीं ना कहीं मार्केट को जाना तो लंबा ऊपर ही होता है, पर ये बीच में वेरिएशन क्रिएट करती रहती है। अब उसके बावजूद भी आपका जो 10 रुपया लगाया हुआ है, 100 रुपये का यूनिट लगाया हुआ था, वो आज 81,000 हो गया। अगर आप इसका CAGR निकालेंगे तो 12 से 13% का CAGR हो गया। ठीक है। अब इसको अगर हम एक क्वेश्चन मैं और पूछूं कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एट द टाइम ऑफ जब वो 100 इंडेक्स था, तो 30 कंपनीज थी। ठीक है। आज भी 30 कंपनीज हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। एनी गेसेस आयस भाई कि वो 30 कंपनी में से कितनी कंपनीज आज इन 30 में है? नो आइडिया मेरे को। 4। ओके। सिर्फ 4 कंपनीज हैं जो 1979 में भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 का पार्ट थी, और आज भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 का पार्ट है। 26 कंपनीज, विच इज 90% ऑफ द कंपनीज ऑलमोस्ट, हैव चेंज्ड ओवर दीज 50-60 ईयर्स। अब आप सोचते हो मैं स्टॉक पिकिंग करूंगा तो मैं राइट कंपनी पे, पता चला वो बाहर ही चलेगी सेंसेक्स से। तो इसलिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक अच्छा तरीका होता है अपना वॉलेटिलिटी को झेलने का। अभी जो मार्केट्स में पिछले 5 साल में ग्रोथ देखिए, एक्चुअली क्या हुआ, 2 चीजें हुई हैं मार्केट्स में पिछले 4-5 साल में। भयंकर ग्रोथ हुई है और लोगों ने इन्वेस्ट ही अब करना चालू किया, और सोशल मीडिया पे इस पर चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी। पहले इतनी चर्चा होती नहीं थी। तो इन तीनों चीजों के कारण जो है, अब एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि मुझे सालाना 12% का रिटर्न चाहिए ही चाहिए। क्योंकि ये संजय जी ने तो आके बोला था 12% CAGR मिलेगा। अरे CAGR मिलेगा, हर साल नहीं मिलेगा। ये देख, ठीक है, 3 साल हो सकता है 0 मिलेगा। मैंने जब पहला अपना SIP किया था 2016 में, एक मैंने फंड चालू किया,
पहला तो नहीं कहूँगा, उससे पहले से कर रहा था, पर एक फंड का एग्जाम्पल लूंगा। 2016 सितंबर से मैंने चालू किया वो फंड, चलाता गया 2020 फरवरी, कोविड से पहले, उसने मेरे को 0 रिटर्न दिया था। 0 3 साल में 0 रिटर्न था। मतलब जितना पैसा डाला था उतने का ही वैल्यू था। फिर आता है कोविड, वो 25% नीचे चला गया। अब इतने में आप तो थक जाओगे कि यार मैं 3 साल से बैठा हुआ था, उसके बाद भी ये गिर गया। पर हमें पता था 20 साल इन्वेस्ट करना है, हम अभी भी कर रहे थे। आज जब मैं उस फंड को देखता हूं तो जितनी मेरी लागत थी उसका 3 गुना हो चुका है। इट इज नाउ 2.5 to 3 times ऑफ माई इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में चीजों को देखेंगे तो वो डेफिनेटली आपको रिटर्न्स देंगे। पर अगर आप हर साल इक्विटी मार्केट को हर महीने, हर दिन, हर साल जज करेंगे तो दिस मार्केट इज नॉट फॉर यू। संजय भाई, जापान का एग्जांपल बहुत आता है इस सिचुएशन में कि जापान की मार्केट जो है वो 30 साल 35 साल मतलब पूरा टर्न लेके वापस आई है अब जाके। तो इंडिया में क्या ऐसा सिनेरियो बन सकता है? मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा था, तो अब लोग, क्योंकि एक तो सिचुएशन ऐसी है, सोशल मीडिया पे हर कोई आ गया, हर कोई एक्सपर्ट है, ठीक है, और वो बंदा जाके वीडियो बनाता है कि बस अब तो ये होने वाला है, आप सब कुछ बंद कर दीजिए, फला कर दीजिए। तो क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है? अब कैसे इस चीज़ को डिबंक करें कि ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता, फिर हो भी सकता है, सिनेरियो है? देखिए, वापस में आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, एंड आई थिंक मैं ये बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ और बेस्ट ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट भी एक्सपर्ट नहीं है। वी आर ऑल मेकिंग सेकंड गेसेस, ठीक है। द ओनली थिंग विच वी कैन डू इज प्रिपेयर। एग्जैक्टली, वी कैन ओनली प्रिपेयर आवरसेल्व्स। और प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट एसेट एलोकेशन, कि आप एसेट को कैसे एलोकेट करते हो। अब अगर आपने एक वेल डाइवर्सिफाइड प्लेट बनाई है, अभी रिसेंटली क्या हुआ यास भाई, मेरे को तो बहुत डीएम्स आते हैं, विद गॉड्स ग्रेस हमारे को लोग पूछते रहते हैं कि क्या करें। मेरे को एक बंदे ने मैसेज किया कि सर मेरे पास 2 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड्स पड़े हैं, ठीक है, आप क्या सजेस्ट करते हो, मैं इनको बेच के सिल्वर ले लूं? ओके। तो अब इस मानसिकता में आप ये देखिए, वो रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब उसने ये कर दिया होता तो आज सोचो उसका क्या होता है जो पीछे सिल्वर के साथ हुआ है। सो मैं इसी चीज को ऐसे कहूंगा कि 2 करोड़ का अगर आपको म्यूचुअल फंड और आपको फोमो हो रहा है कि मैंने सिल्वर मिस कर दिया, तो आप 10 लाख का सिल्वर ले लो। बिल्कुल, अगर आपका 2 करोड़ का बेस एग्जैक्टली, तब है ना, तो क्या होगा, 10 लाख में अगर आधा हो गया तो 5 ही लाख गया, बिल्कुल डबल हो गया तो 10 लाख फालतू मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया आपको। पीपल आर थिंकिंग कि मेरा सारा पैसा उस एसेट में हो जो तेज जाने वाला है। ऐसा नहीं होता है। और अगर आपको जापान जैसी सिचुएशन से बचना है तो यू हैव टू हैव डाइवर्सिफिकेशन। जापान जैसी सिचुएशन से बचने के 2 बड़े तरीके हैं, डाइवर्सिफिकेशन एंड एसआईपी। अगर जापान में ऊपर लेवल पे भी किसी ने एसआईपी चालू की होती, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। 2008 में मैं मार्केट में आया, 2006 में आया था, पर एसआईपी मैंने 2008 से चालू करी। मेरा जॉब लगा था 2 जनवरी को, मेरी रिपोर्टिंग थी। 10-15 जनवरी के आसपास एक बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आते जो हमारा सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन कर रहे थे। उन्होंने बोला सर ये आप एसआईपी करो। मेरे को तब तक एसआईपी पता नहीं होती थी क्या, क्योंकि तब इतना प्रचलन नहीं था। पर मेरे को जैसे उन्होंने बताया क्या, तो मैं समझ गया ये हार्मोनिक मीन है। वो मैथमेटिक्स का एक टर्म है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो मुझे समझ आ गया हार्मोनिक मीन है तो लॉन्ग टर्म में फायदा दे देगा। मैंने 2000 रुपए की एसआईपी चालू करी, ठीक है। उसमें से एक एसआईपी बंद भी हो गई, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी। और 2008 जनवरी में जब मैंने चालू किया, उसके बाद मार्केट 63% नीचे गई। पर मैं करके भूल गया, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐप नहीं होती थी, अकाउंट स्टेटमेंट घर पे आता था और वो भी रद्दी में चला जाता था, मम्मी देखती भी नहीं थी, कोई हम लोग भी नहीं देखते थे। जब 5 साल बाद हमने उसको देखा, जब मार्केट करेक्ट होके वापस रिकवर हुई, 5 साल लगे उसको रिकवर करने, मैंने 19% CAGR बना लिया था। ओके, कैसे बनाया? एसआईपी चल रही है ना, नीचे 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 एसआईपी है, तो एवरेजिंग डाउन बिलो हो गई। फिर जैसे अपटर्न मारा तो हमें उसका बेनिफिट मिल गया। तो अगर आप लंबे समय के लिए, अगर आपने जापान मार्केट को टॉप पे भी एंटर किया होता और उसमें एसआईपी कर दी होती, तो आज आप प्रॉफिट में होते। और आप ये नहीं, आप है ना उसके रेट इंडिया से नहीं कंपेयर कर सकते। जापान का एफडी रेट माइनस में था। ओके, तो अगर आपको जापान में इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 2% रिटर्न भी बन रहा है तो आप एफडी से ज्यादा बना रहे थे। ओके, और वो तो बन ही जाता, और वो तो बन ही रहा था। तो थॉट प्रोसेस बहुत चेंज करना पड़ेगा यार भाई। मैं चाहता हूं मेरे जैसे लाखों अच्छे ट्रेनर्स और क्रिएटर्स आए, ताकि लोगों को समझा पाएं कि एसेट की फिदरत को समझो। अभी सिल्वर बदमाश बच्चा, क्रिप्टो बदमाश बच्चा, ठीक है। अब आपके अगर सारे बच्चे बदमाश हो गए, समझो आप एक परिवार हो और आपके 3 बच्चे, तीनों बदमाश है, तो परिवार आगे कैसे चलेगा? सर दर्द हो जाएगा परेशान। तो आपके सारे बच्चे बदमाश नहीं हो सकते ना, एक बच्चा बदमाश होता चलता है, एक तो नॉटी होने चाहिए, बदमाश होने चाहिए वो, ठीक है। तो वो बदमाश बच्चे हैं। बदमाश बच्चे मतलब हाईली वॉलेटाइल है,
ओ तेरी ऊपर जाएंगे, तेरी नीचे जाएंगे। तो आप उनको कैसे बैलेंस करोगे? बाय एडिंग एसेट्स विच आर लेस वॉलेटाइल। बिल्कुल। यानी कि आप थोड़ा डेट ऐड कर दोगे, गोल्ड ऐड कर दोगे, इक्विटी में लार्ज कैप ऐड कर दोगे। सेकेंड चीज, लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मैं आज किसी से भी पूछूं ना कि भाई आप इन्वेस्ट कर क्यों रहे हो, चलो बताओ, बिल्कुल उनके पास कोई आंसर नहीं। कोई आंसर नहीं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मनी? और बिना पर्पस के अयाज भाई पैसा अनाथ होता है, और अनाथ पैसे का कोई माई बाप नहीं होता। कोई बात नहीं होता। जब आप बोलते हो कि मैं बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आ रही, तो ऐसे मत बोलो मेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं, फिर आप बोलो मैं लेगेसी वेल्थ बिल्ड कर रहा हूं। ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को एक माइंडसेट देते हो कि मैं लेगेसी वेल्थ बिल्ड कर रहा हूं, फिर आप शॉर्ट टर्म ये जो चक 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 होती है उससे आपका माइंड हट जाता है। बिल्कुल। पर आप कह ही रहे हो कि मेरे को पता ही नहीं पैसा मैं क्यों डाल रहा हूं, तो आप हमेशा ही डर में रहोगे। बिल्कुल। और चला ना जाए, अरे क्या हो गया, अरे सिल्वर मैंने अभी खरीदी थी यार 4 लाख में वो 2.5 लाख हो गई। वेट कर लो, 5 साल बाद 10 साल बाद हो सकता है 10 लाख हो जाए, बिल्कुल। तो भी आपने पैसे बना लिए। सो पीपल शुड फर्स्ट, मैं 3 स्टेप बोलता हूं और ये 3 स्टेप आप लिख लीजिए। सबसे पहले है व्हाई डू यू नीड द मनी? पैसा क्यों चाहिए? पढ़ाई के लिए चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए, घर खरीदने के लिए चाहिए, शादी करने के लिए चाहिए, वेकेशंस के लिए चाहिए, लेगेसी वेल्थ क्रिएट करनी है, इंडिपेंडेंस होनी है। किस पर्पज से आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो? पहला क्वेश्चन ये। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन डू यू नीड द मनी? आपको 2 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए, 10 साल में चाहिए, 20 साल में चाहिए, नहीं चाहिए बच्चों के लिए, तो आप उस थॉट प्रोसेस से लोगे। अभी हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, बच्चों ये तो प्लॉट बच्चों के लिए, बिल्कुल। तो वो रोज जाके देखेंगे आज क्या भाव हो गया, रोज ब्रोकर को टेंशन फोन में नहीं करेंगे, थी उनको, उनको बिल्कुल, पता है बच्चों को बिल्कुल, देना है यार, बिल्कुल, ठीक है जब होगा देखा जाएगा। और तीसरा है हाउ मच मनी डू यू नीड? ये तीसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पैसा क्यों चाहिए, Why? आपको पैसा कब चाहिए, और आपको पैसा कितना चाहिए। जब आपको ये क्लैरिटी हो जाती है, जब आप ये चीजें लिख देते हैं, तो फिर आपको रिवर्स इंजीनियर करना होता है। अब जितना जल्दी आपको पैसा चाहिए उतना आप कम वॉलेटिलिटी झेल पाओगे, उतने बदमाश बच्चे घर में नहीं हो सकते। बिल्कुल। जितना आप लंबा चल सकते हो, आप थोड़ा बदमाश बच्चों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा हो जाएगा। अब ये सब थॉट प्रोसेस तो कोई लाता ही नहीं अपने माइंड में, सही क्या। और जब आप ये थॉट प्रोसेस नहीं लाओगे तो आप स्ट्रगल करोगे, और वही हो रहा है आज के दिन। हर किसी को मतलब देखता हूँ, अगर कमेंट सेक्शन में देखे ना तो स्मॉल कैप में सब इन्वेस्टेड है। No problem. और वो लोग हैं जिनको 3 साल में पैसा चाहिए, 4 साल में पैसा चाहिए, सब स्मॉल कैप में मतलब इन्वेस्ट करते हैं। किसी को दिख गया कि उसने 30% 40% रिटर्न दे दिया तो उधर चले गए। तो इस माइंडसेट को क्या कहेंगे संजय भाई? इस माइंडसेट को, वही आप रिटर्न्स को चेज कर रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। देखिए व्हाट इज स्ट्रेस, लोग स्ट्रेस क्यों लेते हैं? बिकॉज यू ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल एंड डोंट एक्ट ऑन थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल। बिल्कुल। बजट खराब आया जी, आपके हाथ में था? नहीं था। नहीं था ना। आप कितना भी कह लो, हम लोग टीवी पे जाके कितना भी शोर मचा ले, यार कुछ नहीं था, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं था, आपके कंट्रोल में नहीं था। देश आपके हिसाब से नहीं चलता है, उनको पता है उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे चलाना है। आई थिंक दे आर रीजनेबली गुड सेट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड। वो सरकार चला रहे हैं इतने सालों से, उनके पास हमसे ज्यादा डेटा है, उनको पता है हमारा ज्यादा बड़ी नीड क्या है कंट्री की। ठीक है, हम एक मिडिल क्लास आदमी ये सब जज नहीं कर सकता, हम अपने उससे जज नहीं कर सकते। सो इट्स नॉट दैट आई सपोर्ट द गवर्नमेंट, नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट। आई बिलीव चाहे कोई भी गवर्नमेंट होगी, कोई भी गवर्नमेंट होगी, एनडीए हो, यूपीए हो, जो भी स्टेट में हो, दे अंडरस्टैंड कि उनको क्या, उनकी प्राथमिकताएं क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ तो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर उस पर रिएक्ट करना तो आपके कंट्रोल में है ना। बिल्कुल। उस दिन आप क्यों माल बेच रहे हो जब मार्केट 3% नीचे गिरी है? व्हाई आर यू सेलिंग? क्यों लॉस, क्यों बुक? लॉस तब है जब बुक होता है। एग्जैक्टली। अभी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर जिनका हम नाम ले रहे थे, 1,500 करोड़ के लॉस पे बैठे। अब ये लॉस नहीं है, लॉस तब है जब वो बटन दबा के निकल जाएंगे, तब वो लॉस है। पर वो तो अगर आप उनसे बात करोगे, आप यहाँ 1,500 रुपए किसी का लॉस हो रहा तो वो आप 4 बार घुमा के देखता है 1,500 रुपए का लॉस हो गया, वो 1,500 करोड़ के लॉस पे बैठे हुए हैं, और उनसे आप बात करो तो चिल्ले, बोले यार ठीक है ना 10 साल बाद देखेंगे। 10 साल बाद जब देखेंगे तो वैसे ही उनका पोर्टफोलियो हो चुका होगा। तो इधर जो गेम है सारा समय का है, और समय आपके पास कितना है उस हिसाब से आपको एसेट लेना है। और लोग बस गलती ये करते हैं कि जितना कम समय होता है उतना ज्यादा बदमाश बच्चे भर लेते हैं। बिल्कुल। और फिर वो मरते हैं। लोग सिल्वर की बात कर रहे हैं कि सर पिछले 1 साल में से 7 साल सिल्वर हिला नहीं था। 20,000 रुपए किलो में मिलता था, 20,000 रुपए किलो में, कोई शक्ल देखने को तैयार नहीं था सिल्वर की। तब क्यों नहीं आया आप? तब कहां थी आपकी अक्ल सारी? नहीं। पर अगर उस टाइम भी आपने सोचा होता कि मैं अपने पोर्टफोलियो में 2%, 3%, 5% सिल्वर डालता रहूंगा, तो आज आपको उसका बेनिफिट मिलता। बिल्कुल। पर नहीं जी, उस दिन तो बेचारा अनाथ बच्चा था, कोई देख ही नहीं रहा था। आज जब बढ़ गया तो सबको चाहिए। तो ये माइंडसेट से आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते, कभी नहीं क्रिएट कर सकते।
संजय भाई, अब क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है कि टॉप म्यूचुअल फंड्स कौन से इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी को 20,000 रुपये की एसआईपी करनी है, 20,000 रुपये की एसआईपी करनी है और एक सर्टेन मान लेते हैं 6 साल के लिए एसआईपी करनी है, तो टॉप म्यूचुअल फंड उसके लिए कौन से होंगे, ये क्वेश्चन आता है। देखिए, टॉप म्यूचुअल फंड अगर आप ढूंढते रहोगे ना, तो मैं आपको ऐसा डेटा पॉइंट दूंगा, आप हिल जाओगे। बताएं। 2014 में जो टॉप म्यूचुअल फंड्स थे जिनका रैंक 1 था, आज उनका रैंक क्या होगा? आज भी तो है वो फंड्स, 238। 238। जो फंड 2013-14 में नंबर 1 थे, जिनको देख देख के लोगों ने निवेश किया था, आज उनका रैंक 238 है। तो कहां ढूंढोगे टॉप फंड यार? कैसे ढूंढ लोगे टॉप फंड? कोई नहीं ढूंढ सकता। तो डोंट रन बिहाइंड टॉप एंड बेस्ट फंड्स, ऑलवेज रन बिहाइंड राइट फंड। कि राइट फंड कौन सा है मेरे लिए। और राइट फंड देखने के लिए कुछ थोड़े बहुत पैरामीटर्स आपको देखने पड़ते हैं। आपको देखना पड़ता है उसका एक शार्प्स रेशियो होता है, वो आपको चेक करना पड़ता है। अप कैप्चर डाउन कैप्चर रेशियो चेक करना पड़ता है। बेंचमार्क और क्या कहते हैं उसके अगेंस्ट, कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट उसने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में कैसा परफॉर्म किया, वो 3-4 चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। देखिए, जब आप एक्टिव स्ट्रैटेजी की तरफ चाहते हैं तो आपको भी एक्टिव होना पड़ता है। नहीं तो अगर आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, बस 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप, आपने पूरी मार्केट को खेल लिया, और वो भी इंडेक्स लेवल पे खेल लिया। बस हो गया, आप शांति से खेलते रहो। अब नहीं सर, थोड़ा एक लेवल आगे चलते हैं, मैं तो मजा नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। निफ्टी 500 मोमेंटम 50, निफ्टी 500 वैल्यू 50, ठीक है, खिचड़ी बना लो अपने चॉइस के हिसाब से। और अगर एक्टिव फंड में जाना है कि भाई पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जैसा बताओ ना सर को, जो तो देन यू हैव टू सर्च फॉर इट। फिर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है आपको। अपना, जैसे मैंने आपको बताया, कैटेगरी को बीट करे, बेंचमार्क को बीट करे, शार्प्स रेशियो क्या है, अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो क्या है, उस पर मैं बहुत वीडियोस बनाता हूँ कैसे टॉप फंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और कंसिस्टेंट प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसमें भी आप ये चेक कर सकते हो कि उसका स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, मोमेंटम है, वैल्यू है, क्या स्टाइल है। तो ये सारी चीज़ें आप देख ले सकते हैं। पर बस एक ही चीज़ बोलूंगा, सेक्सी नेम्स के पीछे मत भागिए, जैसे कि बिजनेस साइकिल फंड, सेक्टर रोटेशन फंड, ये होता है ना। हाँ, प्लीज मत करिए, ये सब पीछे मत करिए। ये ना सिर्फ नाम सुंदर होते हैं, इनका कुछ नहीं होता। आप नॉर्मल एक फ्लेक्सी मल्टी कैप फंड भी अगर अच्छा आइडेंटिफाई कर पाए तो यू विल बी गुड टू गो फॉर 6 years। कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आधा 1% का फर्क पड़ेगा अगर आप राइट तरीके से आइडेंटिफाई कर लोगे तो दैट्स इट। उससे ज़्यादा बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ जाएगा। ऐसा नहीं 20-20% का अल्फा नहीं जनरेट कर पाओगे आप। संजय भाई, इतने एनएफओस भी आने लगे, इतने फंड्स, मतलब हर दिन 2-2, 3-3, 4-4 लगे रहते हैं ऐप पे कि ये वाला आ रहा है, मेल्स आने लगी, ये वाला एनएफओ। तो ये भी थोड़ा सा ना लोगों के मन में डालता है कि यार ये नया आ रहा है, इसके अंदर डाल दें, हो सकता है ये ज़्यादा परफॉर्म करे और जो हम पुराने वाला था वो नहीं करेगा। तो मतलब क्या एनएफओ में वगैरह में इन्वेस्ट करना ठीक है? एनएफओज मैं लोगों को रेकमेंड जनरली करता नहीं हूँ। अच्छा, परफॉर्म बेटर कर भी लेगा तो कितना कर लेगा? बिल्कुल। और एक ही साल में तो करेगा, पहला 1 साल तो मैं लोगों को तो पहले 1 साल देख तो लो भाई। बिल्कुल। एक व्यक्ति इतने साल से मार्केट में बेचारा परफॉर्म करे जा रहा है, तुम उसको छोड़ के जो है ऐसे व्यक्ति के, मतलब वो कहते हैं ना, नोन डेविल इज बेटर देन एन अननोन एंजल। एग्जैक्टली। तो आपका नोन डेविल है ना वो, देख आप उसके रिटर्न्स को देख तो पा रहे हो ना। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से एनएफओस को पहले 1 साल नहीं छूना चाहिए। पहले 1 साल उनको परफॉर्म करने तो लेट देम फंड मैनेजर प्रूव हिमसेल्फ। तो अगर वो प्रूव कर सकता है बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर अगर कोई इंडेक्स लेवल का एनएफओ आ रहा है और आपको लगता है उसका एक्सपेंस रेशियो कम है, तो आप फिर भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और क्योंकि अब है ना, इंडेक्स लेवल पे एनएफओज में एक ही वो है विन करने का तरीका है, और वो है कि उसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, और कोई तरीका ही नहीं है विन करने का। क्योंकि इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड तो सिर्फ इंडेक्स को कॉपी कर रहा है ना, तो क्यों मैं उसको ज़्यादा पैसे दूँ? वही है जो मैंने बोला, गोल्ड जाके गोल्ड खरीदी तो रहा है कोई, मतलब ऐसा बड़ा काम थोड़ी कर रहा है वो। तो सिर्फ कोई एक्टिव फंड मैनेजर होता है तो आप उसको पैसा एक्स्ट्रा देते हो। तो इंडेक्स फंड में आप एनएफओ देख सकते हो। अच्छा, एक कैटेगरी बड़ी अच्छी आई है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, और खासकर ये टोटल पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए जिनको समझ नहीं आता गोल्ड और सिल्वर में रेशियो कैसे रखना है। ठीक है। तो आजकल ऐसे फंड आ गए हैं जो गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ खरीदते हैं, और वो प्रपोर्शन खुद ही डिसाइड करते हैं, हमें नहीं डिसाइड करना है। तो अगर आप बिल्कुल गोल्ड सिल्वर में पार्टिसिपेट करना चाहते हो पर आपको बिल्कुल समझ नहीं है कि क्या करो, तो वो भी एक फंड हाउसेज हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सही में वो कौन से फंड्स हैं, कुछ आप बता पाएंगे? गोल्ड सिल्वर एफओएफ फंड्स कहते हैं, फंड ऑफ फंड कहते हैं उसको। वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि गोल्ड ज्यादा खरीदना है, सिल्वर ज्यादा खरीदना है, किसको बेचना है, किसको रखना है। वहां एक फंड मैनेजर बैठ के, मतलब वो हमें टेंशन नहीं है कि हमें टेंशन नहीं है। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर मैं 20,000 की एसआईपी कर रहा हूं तो मैं 2,000 की एसआईपी इस फंड में कर दूंगा, अपने आप सोना चांदी होता रहेगा उसमें। बिल्कुल। संजय भाई, अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स की। उससे पहले एक थीमेटिक फंड की बात कर लेता हूँ, एक उस पर भी आपका नजरिया चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, लोग डिफेंस में चले जाते हैं कि डिफेंस बढ़ रहा था, लोगों ने खूब डिफेंस में इन्वेस्ट किया अभी 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले से, लेकिन फिर जब गिरने की बारी आए तो
पूरा म्यूचुअल फंड फ्लैट पड़ा हुआ है, तो क्या इसमें भी एडवाइस करेंगे कि इस डिफरेंट जैसे इन थीम्स में निकल जाए, लोग ले लें? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, 2015 की जो सबसे अच्छी थीम थी वो थी फार्मा। ठीक है, अब ये आपको पता कब चलेगा? 2016 में। एग्जैक्टली 15 में तो पता चलेगा नहीं क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग तो हमारे को नहीं पता होता। जब 2016 में आपने देखा फार्मा ने सबसे अच्छा किया तो आपने फार्मा में इन्वेस्ट कर दिया। बिल्कुल। 2016 में उसने -20% रिटर्न दिया, 2017 में उसने -10% रिटर्न दिया, 2018 में उसने 5% माइनस कर दिया। आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे। थीमेटिक फंड्स आर फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड सेक्टोरल रोटेशन, ओके, एंड वी डोंट। और अब आपने क्या किया, आपने फंड मैनेजर का हाथ बांध दिया है एग्जैक्टली कि तू फार्मा के अलावा तू अब ना रियल एस्टेट नहीं कर सकता, तू इंफ्रा नहीं कर सकता, तू कंजम्पशन बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आपने तो उसका हाथ बांध दिया। तो कभी भी थीमेटिक फंड्स नहीं खरीदने चाहिए। एक तो आपने उसका हाथ बांध लिया, एक वो आपको पता ही तब चलते हैं जब वो विन कर चुके होते हैं, जब तक उनका साइकिल खत्म हो चुका होता है। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो आप 3 तरफा मार खाओगे उस फंड में, 3 तरफा मार। ओनली इफ यू अंडरस्टैंड द सेक्टर। अगर आप समझो आईटी में काम करते हो, आपको कुछ दिख रहा है कि यार आईटी में भी ये चेंज आ जाएगा, आप दिमाग लगा पा रहे हो, तब आप उस सेक्टर का फंड खरीदने की जगह ईटीएफ खरीद लो, इंडेक्स खरीद लो, निफ्टी आईटी का ईटीएफ खरीद लो, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होगा और वो टॉप कंपनीज को ईटी को मैप कर रहा है और आपको आईटी को मैप कर रहा है, और आपको समझ है कि कहां मुझे रोटेशन करनी है क्योंकि आप उस सेक्टर को बिलोंग करते हो। ठीक है, ठीक है, तो सेक्टोरल रोटेशन हमारा काम नहीं है डन। और इसलिए हमें सेक्टर थीम्स में नहीं जाना चाहिए। तो थीमेटिक्स को तो एकदम आप बाय बाय कर दो अकाउंट में से। आज जो है आज ही बेच दो, ये मत सोचो कल बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, आज ही बेचो। मिड कैप देखिए हमेशा स्टिक टू ईदर कैपिटलाइजेशन बेस्ड फंड्स और इन्वेस्टमेंट स्टाइल बेस्ड फंड्स। कैपिटलाइजेशन लार्ज, मिड, स्मॉल, मल्टी, फ्लेक्सी, इसी में रहिए। बिल्कुल, ठीक है, अगर आपको रिस्क बढ़ाना है तो स्मॉल ज़्यादा रख लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा मल्टी रख लीजिए, अगर आपको लार्ज कैप ओरिएंटेड डाइवर्सिफिकेशन चाहिए फ्लेक्सी रख लीजिए। ठीक है, फिर आ जाओ सेकंड सेक्शन पे जो थीम ओरिएंटेड है, वैल्यू मोमेंटम। ओके, ठीक है, तो वैल्यू मोमेंटम सचिन सहवाग, तो आप सचिन सहवाग रख लीजिए अपनी टीम में, बस इसी के अंदर रहिए। मैं बता रहा हूं आपसे ज्यादा अच्छा फंड मैनेजर कोई नहीं होगा इस दुनिया में। और गोल्ड सिल्वर को 10% का स्पेस दे दीजिए, उसको जो मैंने फंड बताया उससे खेल लीजिए। अगर इतना आप डाइवर्सिफाई इस तरीके से कर ले, 4 म्यूचुअल फंड रख लेंगे ना, आपका पोर्टफोलियो 40 वाले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। फाइन। संजय भाई, इस पे बात करेंगे कि मतलब ये कितने म्यूचुअल फंड रखने चाहिए, मेरे पास ये भी सवाल है, लेकिन उससे पहले आपने फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप भी समझाया। जनरली लोगों को, आम जो जनता है उसको मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप समझ में आते हैं क्योंकि पिछले 3-4 साल में उनको बहुत ज्ञान मिला है इस चीज़ पे, मतलब आप लोग ने बहुत लोगों को बताया भी है। लेकिन मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप अभी भी लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आते। तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप क्या है फंड्स, उसके बारे में थोड़ा बताएं। और फिर अगेन, राइट मल्टी कैप, राइट फ्लेक्सी कैप फंड कैसे चुनें? तो फ्लेक्सी और मल्टी मतलब खिचड़ी है बेसिकली, तीनों अलाउड है। ठीक है, एज पर सेबी तीनों अलाउड है। बस दोनों में फर्क ये है कि फ्लेक्सी कैप समझिए कि संपूर्ण अधिकार है। ओके, फंड मैनेजर कंप्लीटली डिसाइड कर सकता है कितना लार्ज, कितना मिड, कितना स्मॉल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मल्टी कैप में कंपल्शन है 25 लार्ज, 25 मिड, 25 स्मॉल, ओके, और सिर्फ 25 रुपए की फंड मैनेजर का अधिकार है ओके, कि तू कहीं भी डाल सकता है। तो कोई म्यूचुअल फंड होगा जो बोलेगा चलो 25 तो कर दिया, जो बचा हुआ 25 है उसको मैं डाल देता हूं लार्ज में, तो वो लार्ज कैप ओरिएंटेड मल्टी कैप हो जाएगा। फिर कोई बोलेगा मैं मिड कैप में डाल दूंगा, तो वो मिड कैप ओरिएंटेड मल्टी कैप हो जाएगा। तो ऐसा हो जाता है, वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप तीनों में इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मल्टी कैप इज अ बेटर वे टू डू दिस। ठीक है, और अगर आपको लार्ज कैप ओरिएंटेड रहना है बट आपको मजा थोड़ा चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप का, तो फ्लेक्सी कैप इज बेटर। तो आज के दिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के तो कुछ 2-3 सिग्निफिकेंट विनर्स हैं, पराग पारेख है, HDFC फ्लेक्सी कैप। एंड ऐसा नहीं है कि उनके साइजेस बड़े होंगे तो उन्होंने परफॉर्म खराब करा है, मतलब दे स्टिल डूइंग वेरी वेरी वेल एंड आई थिंक दे आर गुड फंड्स टू ओन। मल्टी कैप में अभी भी मतलब मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा बट मैं उधर, क्योंकि आपको एक्टिवली सर्च करना होगा, तो वो जो मैंने सारे पैरामीटर्स बताया, जैसे शार्प्स रेशियो है, या फिर आपका सॉर्टिनो रेशियो होते हैं, या फिर आपका अपसाइड डाउनसाइड कैप्चर, वॉलेटिलिटी, ये सब आपको रिस्क रिटर्न एडजस्टमेंट्स देखनी होती हैं, वो आपको चेक करनी पड़ेंगी, तब आप एक राइट मल्टी फंड। संजय भाई, कहाँ से चेक करें हम बंदा? बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आपका moneycontrol.com है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं, शार्पले है, टिकट टेप है, बहुत सारे जगह है जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। फाइन। संजय भाई, आपने ETFs की भी बात की थी और आप ETF को अच्छा प्रोपोगेट भी करते हैं कि ETFs ईजी है, वहाँ से नहीं चाहिए। तो बेस्ट ETF टू इन्वेस्ट, अगेन मैं राइट वर्ड यूज़ करूँगा, आप जो वर्ड बताते हैं कि राइट ETFs टू इन्वेस्ट क्या है लोगों के लिए, क्योंकि ETF का आप कल्चर इंडिया में भी ज़्यादा आ रहा है, बाहर तो चल ही रहा था। देखिए ETFs मिमिक अ इंडेक्स। ठीक है, ETFs इंडेक्स को मिमिक करते हैं।
तो हमारे देश में क्या क्या इंडेक्स है? निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी मिड कैप 150 है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। ये तो आपके मेजर इंडेक्सेस हो गए। तो आप इनका ETF ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो निफ्टी 50 अप टू रिस्क बढ़ेगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 तक। देन यू हैव वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। निफ्टी 200, ओके, 100 लार्ज कैप, 100 मिड कैप, वेरी गुड इंडेक्स, देश की टॉप 200 कंपनीज। निफ्टी 500, ठीक है, तो निफ्टी 500 में क्या आ गया? निफ्टी 500 में आपका आ गया 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप, ब्यूटीफुल। फिर आ गया वही सचिन सहवाग, आपका निफ्टी मोमेंटम, निफ्टी वैल्यू, निफ्टी अल्फा, ये सारे जो है सचिन सहवाग वाले कैटेगरी में आते हैं, इन्वेस्टिंग स्टाइल के हिसाब से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, इंटरनेशनल है, नैस्डैक 100 है, ओके, S&P 500 है, ठीक है। तो ये अब आपका सारा जो यूनिवर्स आपको ओपन हो जाता है ETFs के माध्यम से। इसमें एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं होती, मतलब ये किसी इंडेक्स को बीट करने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। इनका एक ही काम होता है इंडेक्स को कॉपी करना, क्योंकि ये ETF है। तो अगर आप, पर इसमें फायदा क्या होता है कि आप ड्यूरिंग द डे खरीद सकते हो। अब जैसे जब बजट डे था तो मार्केट गिरी, उस दिन जब आप खरीदते हो ना म्यूचुअल फंड, आपको उस दिन का NAV मिलता ही नहीं है। ओके, जो भी बड़ा इवेंट होता है ना, इलेक्शन, बजट डे, उस दिन का NAV जनरली आपको मिलता ही नहीं, पता नहीं समाव नहीं मिलता है। तो उस दिन आपको ETF खरीदना चाहिए। दैट इज द डे व्हेन यू बाय ETFs। फाइन। संजय भाई, इसमें आपने निफ्टी 500 मोमेंटम की बात की थी लास्ट टाइम, और उस पर भी क्वेश्चन आया था कि इसमें इन्वेस्ट करना अभी रिस्की है या फिर अभी भी कर सकते हैं, क्वेश्चन था उससे रिलेटेड। भाई सिंपल सी बात है कि आपका होराइजन क्या है, 7-8 साल का होराइजन तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मोमेंटम डोंट इन्वेस्ट इफ यू हैव होराइजन ऑफ लेस देन 5 years। ओके, क्योंकि मोमेंटम 5 साल नहीं चला ना तो वो तोड़ देगा आपकी कमर को, पर 1 साल जब वो चलेगा तब वो अपने आप ही पूरा ठोका पीटी करके दे देगा आपको। सो प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन मोमेंटम फंड्स इफ योर होराइजन इज लेस देन 5 years। आप अगर 3 से 5 साल में तो आप वैल्यू फंड में डाल लो, चलेगा, पर मोमेंटम में तो मैं बिल्कुल मना करता हूँ। फाइन। संजय भाई, एक आउट ऑफ द टर्न क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे, क्योंकि शायद मैं वो भूलना चाहूँ। तो एक क्वेश्चन है संजय भाई, बड़े यूट्यूब पे वीडियोस ऐसी आ रही हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ, वो आप बहुत सही से एड्रेस करेंगे उसको, कि 2026 में 2027 में SIP बंद कर देनी चाहिए अपनी। क्यों बंद करना? देखिए, SIP बंद करना तो सबसे बड़ा क्राइम है। ये एक रिसर्च की गई थी कि 20 साल में अगर आप SIP करते हैं और उसमें से वो 10 दिन मिस कर जाते हैं जो सबसे बड़े मूव्स थे, तो आपका रिटर्न जो शायद समझो 14% बनना था, वो 8% रह जाता है। इतना फर्क आ जाता 20 साल में 10 दिन कह रहा हूं। अब किसको पता है वो 10 दिन कौन से होने वाले हैं? है। बिल्कुल। तो फिर क्यों बाहर जाना मार्केट से? स्टेइंग इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वेयर यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड आपका क्यों पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कब पैसा चाहिए। जब आपको पता है मुझे 2 साल बाद पैसा चाहिए, तो फिर आप मार्केट्स में आओ मत ना। क्यों आ रहे हो मार्केट्स में? फिर जो हो रहा है मार्केट्स में, कोई एसेट भाग रहा है, कोई एसेट नहीं भाग रहा है, कोई गिर गया है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। 2 साल पहले तक गोल्ड और सिल्वर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं परफॉर्म कर रहा था, पर था 10% था। पिछले 2 साल में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बाकी ने नहीं किया, तो पोर्टफोलियो फिर भी 12-14% ऊपर चला गया। अब गोल्ड सिल्वर नीचे आएगा, हो सकता है कुछ और परफॉर्म कर जाएगा, वो वापस समथिंग और द अदर विल वर्क इन योर पोर्टफोलियो, एंड यू जस्ट हैव टू एंश्योर 20 साल आप उस पर स्टिक रहो। तो कुछ काम करते करते पोर्टफोलियो का साइज बढ़ जाता है फिर। बिल्कुल। और अगर किसी के लिए नहीं कर रहा, आपके लिए नहीं कर रहा, तो फिर किसी के लिए भी नहीं करेगा। ऑब्वियसली फिर फोमो किस बात का भाई? फोमो किस? देखिए, पीपल बिकम रिच इन शॉर्ट टर्म नॉट बाय देयर पैसिव इनकम, बाय देयर एक्टिव इनकम। तो आप फोकस एक्टिव इनकम पे करो ना, अपना बिजनेस बेटर करो, जॉब में बेटर हो जाओ, स्किल्स को बेटर करो। और अगर आपने फुल टाइम इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग को अपना जॉब बना लिया, तो फिर उसको उस तरह करना पड़ेगा आपको। फिर उसमें आपको पैसिव इनकम के और सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरीके से आप पैसिव इनकम एक्टिव इनकम के सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे कि आप एक्टिव इनकम वहां से कैसे कमा सकते हो। बट सिर्फ ट्रेडिंग करके कोई पैसा कमाए, वैसे बहुत कम लोग देखे मैंने। संजय भाई, गोल्ड पे क्वेश्चन मिस हो गया कि अगर अभी को इन्वेस्ट कर रहा है अभी, क्योंकि तो फिर गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में कितना रखें? 5 to 10%। मतलब अभी भी 5 to 10%? हाँ, हमेशा 5 to 10%। ओके, लोगों को अब लग रहा है इसलिए मैंने कहा ना 10% आप रख लो और वो गोल्ड सिल्वर वाला म्यूचुअल फंड खरीद लो। डन। बस सिंपल हो गया आपको उसके बाद सरदर्द लेना ही नहीं है। अभी एक म्यूचुअल फंड था, मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे बता ही सकता हूँ। ईडलवाइज ने म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था 3 साल पहले, गोल्ड सिल्वर का 50-50 म्यूचुअल फंड था। ठीक है। 10 रुपए का NAV था, 40 रुपए हो गया। ओके। अब इसमें आपका क्या दिमाग लगा एज अ इन्वेस्टर? कुछ नहीं। तो बढ़िया था ना, अगर आप 10 रुपए से SIP चालू करते, आज आपकी एवरेज 20 रुपए होती और आपका वैल्यू 40 रुपए था। वो 40 रुपए गिर के 20% गिर भी जाता तो भी 32 रुपीज होता, तो आप 20 से 32 पे तो होते। ये आपको समझना पड़ेगा कि जितना मेरा परचेज प्राइस है उससे मैं ऊपर हूं,
और जितने यूनिट से ज़्यादा हो मेरे पास तो मैं पैसा बना लूंगा, सिंपल बात है। फाइन। संजय भाई, क्या एसआईपी की डेट भी मैटर करती है? क्या पहले तारीख को, 10 तारीख को, 25 नोबडी तारीख को? कैन क्या प्रेडिक्ट, ये सब टाइम पास है वो, कि पूरी पुराना बैक टेस्टिंग करके आप बता दो कि कोई जिसने 15 तारीख को डाली थी उसका 0.04% रिटर्न ज़्यादा है, तो आई थिंक वो लड़ाई मैं नहीं लड़ सकता भाई। आपको इवन आउट करना है, 4 SIP है, हर हफ्ते एक डाल दो, खत्म करो। मैं देख रहा था ऐसी बड़ी रील लोग शेयर करते रहते हैं। देखिए वायरल होने के लिए कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ को मानने की जरूरत नहीं है। संजय भाई, म्यूचुअल फंड और ETF, आप किसको मतलब प्रेफर करेंगे? देखिए म्यूचुअल फंड उसके लिए है जो बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो को देख भी नहीं सकता, ठीक है। जिसके पास टाइम ही नहीं है। ETF उस व्यक्ति के लिए जो थोड़ा सा एक्टिव हो सकता है, मतलब जैसे हम दिन में आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट 15 मिनट एक्टिव होते हैं, देख लेते हैं कौन सा ETF गिरा है और उसको खरीद लेते हैं। इट्स अ लिटिल मोर एक्टिव स्ट्रैटेजी फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट। और बट सबसे मजेदार बात यह है कि आपको ETF में जो चांस मिलता है वो डे के लो पे या डे पे जब वो बहुत मैसिव गिर जाता है, आप उस टाइम पे खरीद सकते हो उसको। म्यूचुअल फंड में आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एनएवी एक ही बार इशू होता है, बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा आपको बेनिफिट यहाँ पे है। संजय भाई, एक क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे लोग ना गोल्स के लिए एसआईपी नहीं करते। आई थिंक हमने वो एड्रेस कर दिया। हाँ। बट व्हाट इफ यू डोंट हैव अ गोल एंड जस्ट वांट टू बी वेल्दी? तो बस यही है ना, तो then it's not that you don't have a goal. Your goal is to build legacy wealth. ओके, हाँ बिल्कुल। अब लेगेसी वेल्थ मतलब लॉन्ग टर्म मतलब हाई रिस्क एंड झेलो वॉलेटिलिटी जितनी झेल सकते हो, टेंशन फ्री। पिताजी ने प्लॉट लिया था, क्यों? बच्चों के लिए, तो भूल गए पिताजी, तो उनको पता भी नहीं वो प्लॉट है उनके पास। बिल्कुल। संजय भाई, एक्सपेंस रेशियो कितना इंपॉर्टेंट होता है? ये भी, इस पे भी एक सवाल है। एक क्वेश्चन था कि अगर किसी का पोर्टफोलियो 50 लाख हो गया या फिर इवन 1-2 करोड़ हो गया, आप ऐसे पोर्टफोलियोज देखते होंगे, तो उसमें अगर 1% भी एक्सपेंस रेशियो है तो 50 लाख इट्स काइंड ऑफ के 50,000 जा रहे हैं हमारे। अगर 1 करोड़ हो गया तो फिर 1 लाख साल के सिर्फ म्यूचुअल फंड ले रहा है। नेगेटिव वो पॉजिटिव, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो ले रहा है। तो ये कहाँ तक जस्टिफिकेशन इसका? देखिए अगर आपका एक्टिव फंड है तो आप उससे क्या चाहते हो कि वो बेंचमार्क को बीट करे। तो अगर वो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट कर रहा है और अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है तो क्यों परेशान होना? दे दो ना ज़्यादा थोड़ा पैसा, वो मैनेज करके आपको बेंचमार्क को बीट ही करके दे रहा है ना, तो इट्स ओके टू गिव दैट मनी टू देम। लेकिन संजय भाई, ये भी चीज़ आती है कि मोस्ट ऑफ द जितने भी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, एएमसीज होती हैं, उनके म्यूचुअल फंड जो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते आते, निफ्टी 50 को बेंचमार्क को बहुत कम लोग बीट कर पाते हैं। तो क्या ये इसलिए तो आपको जब चेक कर रहे हो, तो जब आप म्यूचुअल फंड देख रहे हो, तो ये कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट करना आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखना पड़ता है। ओके। अगर आपने 5 टाइम फ्रेम्स में देखा, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 6 मंथ्स, और आपको देखा यार मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे ये बीट कर रहा है, तो देयर इज अ चांस वो बीट कर लेगा। कुछ फंड्स होते हैं जो पिछले कुछ समय से अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, फिर वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ साइकिल है, ये पार्ट ऑफ साइकिल है। म्यूचुअल फंड में संजय भाई ओवर डाइवर्सिफिकेशन की भी जैसी कोई चीज़ होती है क्या? मैंने अक्सर देखा है कि मतलब लोग क्या करते हैं कि 3-4 म्यूचुअल फंड बहुत सही उन्होंने पिक किए हुए होते हैं, आपने बता दिया, किसी ने बता दिया, उनको उन्होंने ले लिए। अभी क्या हुआ, विद इन 2 साल क्या हुआ, उनको बंद करके उन्होंने म्यूचुअल फंड कोई और एक्सपर्ट देख लिया तो उसके वाले स्टार्ट कर दिए, फिर वो रख के, फिर मेरा कज़न है उसकी बात बता रहा हूँ, ज़ू बना देते हैं। एग्जैक्टली। और फिर उसके अभी 12-13 हो गए, वो 12-13 हज़ार रुपये की SIP करता है लिटरल। तो 12-13 फंड्स हो गए, उसने कहा पहले मैं इसमें करता था, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे लोग की हैबिट क्या? वो कहते हैं कि कंपाउंडिंग नहीं होती, दे आर सर्चिंग फॉर द बेस्ट एंड दे हैव टू सर्च फॉर द राइट। ओके, वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं। मतलब देखिए, इससे आप क्या होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ओवरलैप। देखिए म्यूचुअल फंड अंत में तो वही जाके HDFC खरीद रहा है, कोई ICICI खरीद रहा है, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, मेजर पोर्टफोलियो तो वही है उनका। अब किसी ने रिलायंस 6% खरीदा होगा, किसी ने रिलायंस 2% खरीदा होगा, वो उनका व्यू होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक पे, पर होगा ज़रूर उनके पोर्टफोलियो में। ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस उनके पोर्टफोलियो में होगा नहीं। तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2-3 हिस्सों में चीज़ों को बांट दीजिए। एक है खिचड़ी, फ्लेक्सी मल्टी, एक है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप विच इज़ फोकस्ड, और एक है इन्वेस्टिंग स्टाइल विच इज़ वैल्यू मोमेंटम। इसके अराउंड अगर आप, मैं कहता हूँ चलो हर कैटेगरी में एक फंड भी ले लेते हो, तो भी आप 5-6 फंड्स तक ही पहुंचोगे मैक्सिमम, एंड यू विल हैव कवर्ड एवरीथिंग इन द मार्केट। अब आपके पास मार्केट में कुछ बचेगा नहीं कवर करने को। और हम हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी यही स्ट्रैटेजी लगाते हैं, ठीक है। हमारे जिनका पोर्टफोलियो बड़ा होता है, मतलब जिनकी SIP 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख भी होती है, किसी का लमसम 2 करोड़ रुपए लगाना है, तो उस टाइम पे आपको उसमें आप यही कैटेगराइज कर लेते हो कि फ्लेक्सी। अच्छा, जब हम फ्लेक्सी डाल देते हो, हम लार्ज कैप नहीं डालते, हमें पता होता है फ्लेक्सी अपने आप में ही लार्ज कैप है। आपने मल्टी डाल दिया तो आपने खेल लिया, बट वो बोलता है कि नहीं सर मेरे को और थोड़ा रिस्क लेना है, तो आपने मिड कैप, स्मॉल कैप थोड़ा ऐड कर दिया, फिर वो इन्वेस्टिंग स्टाइल पे कर दिया। अब इन्वेस्टिंग स्टाइल में वो कहता है कि यार सर यहाँ मैं थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहता हूँ, तो वैल्यू डाल दिया। एज सिंपल एज दैट। वो पीछे बैठ के फंड हाउस कर रहा है ना अपना काम।
लेकिन संजय भाई एक अर्ज होती है लोगों की ना, हर दिन पोर्टफोलियो, हर रात को 10 बजे पोर्टफोलियो देखना होता है। तो आप एज एन एक्सपीरियंस्ड गाय आप इतना मैनेज कर रहे हो मतलब सब चीज़ें, तो आप क्या एडवाइस करेंगे, ये जो अर्ज है इसको कैसे कम किया जाए कि मतलब स्टॉक्स पूरे दिन देखना होता है, करना कुछ नहीं है, पूरे दिन देखना है, म्यूचुअल फंड भी देखना है पूरे दिन, और क्या कहते हैं आपको स्टॉक्स मार्केट भी पूरे दिन देखनी है। इसका तो अब क्या ही जवाब दूं मैं। वो पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, फूकने वालों को फूकने का बहाना चाहिए, मतलब कोई भी जस्टिफिकेशन आ जाता है। स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, चलो मैं सिगरेट फूक लेता हूँ। हाँ, क्या कहते हैं, मोशन नहीं हो रहा है तो मैं सिगरेट फूक लेता हूँ। ऐसे ऐसे मैंने रीज़न सुने हैं लोगों के सिगरेट फूकने के। तो अब उसका तो कोई इलाज नहीं है। एक चीज़ आप कर सकते हो कि अपने माइंड में एक नंबर बना लो जो आप लेगेसी वेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए बना लो। अगर आप महीने का 50,000 कमाते हो, आप बोलते हो मैं 2,000 रुपये लेगेसी वेल्थ पे डाल सकता हूँ। उस 2,000 रुपये को अलग ऐप से निवेश करो और उस ऐप को डिलीट कर दो। ओके, जो मस्ती करनी है थोड़ा बहुत देखते रहना, इधर देखते रहो। जो आप लेगेसी वेल्थ का पैसा डाल रहे हो उसको रोज मत देखो। दैट इज द थिंग। हाँ, एटलीस्ट उतना कर दो। बाकी जो टाइम पास करना है, जितना, अब वो आपकी इच्छा है, जितना रोक सकते हो रोक लो, तो उसका कोई तरीका नहीं है। 2026-2027 में लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अगर आप 1 साल के होराइजन के लिए देख रहे हैं, 1 या 2 साल के होराइजन के लिए देख रहे हैं, इक्विटी मार्केट्स में मत आइए। मुझे इक्विटी मार्केट से बहुत ज़्यादा अभी उम्मीद नहीं है जब तक अर्निंग्स नहीं बढ़ जाती। ठीक है, मैं इक्विटी मार्केट्स में रहूंगा, मैं ये डिस्क्लेमर भी देता हूँ, बिकॉज मेरा होराइजन डेथ है। ठीक है, अब वो डेथ कब आ रही है वो हमारे को किसी को नहीं पता, पर मेरा होराइजन डेथ है, मेरे को नहीं चाहिए पैसा उस तब तक। तो अगर आपका होराइजन छोटा है तो पहले अपना पैसा क्यों चाहिए, पैसा कब चाहिए, पैसा कितना चाहिए, ये लिख लीजिए। अगर वो होराइजन 3 साल से नीचे है तो इक्विटी मार्केट्स की तरफ देखिए मैं मत। और अगर देखना है तो सिर्फ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंकिंग के जो बॉन्ड फंड्स होते हैं वो फंड्स हैं, आप उनमें निवेश कर लीजिए। थोड़ा बहुत गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर की तरफ देखना भी नहीं। ठीक है, ये आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए अगर आप 3 साल से नीचे हैं। 90% आपका डेट में होना चाहिए, 10% मैक्सिमम आप गोल्ड में रख लेते हैं। अगर आप 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में आ रहे हैं तो आप 20 to 30% इक्विटी जो है ऐड कर सकते हैं। और उसको ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका है हाइब्रिड फंड्स। आप हाइब्रिड फंड्स से ऐड कर सकते हैं, या इक्विटी सेविंग स्कीम्स आती हैं म्यूचुअल फंड्स की हैं। देखिए, हमारे म्यूचुअल फंड्स में ना आयस भाई सबसे बड़ी बात पता है क्या है? बूफे है। एग्जैक्टली। आपको कॉन्टिनेंटल खाना है, आपको चाइनीज़ खाना है, आपको इटालियन खाना है, सब चीज़ मिलेगा, पर आप खिचड़ी मत बना दो। फिर पता चला कि आपने प्लेट में दाल डाल दी और बगल में पास्ता डाल दिया, ठीक है, और वहीं पे गुलाब जामुन भी डाल दिया। तो वो मत करो, थोड़ा अलग अलग खाओ, अलग अलग प्लेट्स में खाओ, या एटलीस्ट कटोरियाँ अलग कर दो, सेक्शनाइज अलग कर दो, ठीक है ना। तो इसमें आपको इक्विटी सेविंग्स फंड मिल जाते हैं, आपको क्या कहते हैं, हाइब्रिड फंड्स मिल जाते हैं। अगर थोड़े आप अग्रेसिव जाना चाहते हो तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स मिल जाते हैं। बस इस कैटेगरी में ज़्यादा रहिए। अगेन वो भी 30-40% तक रहिए, बाकी डेट में रहिए। जब आप 6 साल से ऊपर जाते हैं, 6 से 10 साल जाते हैं, तब आप इक्विटी का एक्सपोजर 50 to 60% तक लेके जा सकते हैं। और जब आप 10 साल से ऊपर जाते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप बड़ा मतलब बेट्स ले सकते हैं इक्विटी के ऊपर। ओके, 10 साल में स्मॉल कैप मिड कैप भी आ सकता है? 6 से ऊपर भी आ सकता है। ओके, 5-6 साल के अंदर अंदर आपको स्मॉल कैप मिड कैप पे फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आपको उस कैटेगरी में प्ले करना है तो 10% आप मल्टी कैप ले लो, बस उससे ज़्यादा मत लो। तो मल्टी कैप आपको वो एक्सपोजर दे देगा, रिक्विजिट एक्सपोजर दे देगा, बट उससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। संजय भाई, इस पे आगे बात करूंगा आपसे, मतलब मेरे पास क्वेश्चन है स्मॉल कैप से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले आपने ये कहा कि अर्निंग पे आपको भी थोड़ा भरोसा सा नहीं लग रहा है। तो इसमें एक सवाल आया था कि इंडिया की जो मतलब कंपनीज की पी रेशियो जो है वो काफ़ी ऊपर है, 50s में, 60s, इवन कुछ कुछ तो 90s, और कुछ तो मतलब इन्फ्लेट करके रखा हुआ है। तो इस सिचुएशन में लोग ये कहते हैं कि यार जब लोगों के पास पैसा आ रहा है एएमसी के पास, तो उसको तो कुछ ना कुछ खरीदना है, और वो खरीदने पे मजबूर हैं, वो ऐसी चीज़ों में पैसा डाल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। आईपीओस में अंधा पैसा भरा हुआ है, और ऐसे स्टॉक्स खरीदे हुए हैं जिनके 90, 100, 60, 70, 80 पी है। तो स्टॉक्स जितना भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, ये लोग ये सब ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं, और इसकी वजह से एक रिस्क पैदा हो जाता है पूरी मार्केट में। तो मार्केट ऊपर बढ़ती जाती है, और जब ये जो आपकी पी है जो रेशियो पे आएगी, सेटल होगी, तो जाके मार्केट गिरेगी और फिर लॉस होगा। अच्छा, मतलब क्वेश्चन इसमें ये है कि प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा हो चुका है और अंधा परचेज हो रहा है। ऐसा देखिए, प्राइस टू अर्निंग जो है ना वो एक रिलेटिव टर्म है। प्राइस टू अर्निंग को अकेला आप नहीं देख सकते, प्राइस टू अर्निंग को ग्रोथ के साथ देखना पड़ता है। अब किसी कंपनी ने अपनी अर्निंग पिछले साल से इस साल में 100% बढ़ा दी, ठीक है, और उसका प्राइस टू अर्निंग 50 है, तो मेरे हिसाब से बहुत सस्ती कंपनी है। ठीक है, ठीक है, अगर उसकी ग्रोथ आगे प्रोजेक्टेड अच्छी है तो हाई पी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कंपनी होती थी, अगेन नो रिकमेंडेशन, जस्ट एन एग्जाम्पल, टाटा की कंपनी थी ट्रेंट। बहुत समय तक बहुत अच्छे प्राइस टू अर्निंग पे चली,
क्यों? क्योंकि अर्निंग्स इस स्पीड से बढ़ रही थी जिसका हिसाब ही नहीं था। जूडियो बिल्कुल का शोरूम हर गली नुक्कड़ में बड़ा बड़ा शोरूम खुल रहा था, 999 में कपड़ा था तो सब जाके खरीद रहे थे। अब उसकी अर्निंग्स स्लो हुई तो प्राइस गिर गया। तो ये तो चलता रहेगा। अब वो नया स्ट्रैटेजी लाएंगे, नया स्ट्रैटेजी जब लाएंगे फिर से अर्निंग्स बढ़ेगी, जब फिर से अर्निंग्स बढ़ेगी तो फिर से उसका प्राइस टू अर्निंग्स ठीक हो जाएगा। अब अगर आपको प्राइस टू अर्निंग्स की बहुत टेंशन है तो इन दैट केस काइंडली गो फॉर वैल्यू फंड्स। ओके ठीक है, वैल्यू फंड्स में क्या होता है? वैल्यू फंड्स लो प्राइस टू अर्निंग वाले जो है स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको परचेज करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड को इवैल्यूएट करें तो उसका प्राइस टू अर्निंग देख लिया, हर म्यूचुअल फंड का भी प्राइस टू अर्निंग। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगेन नो रिकमेंडेशन, जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस बता रहा हूँ। जैसे स्मॉल कैप्स है, स्मॉल कैप्स में अगर आप देखेंगे क्वांट का स्मॉल कैप, तो दैट वर्क्स ऑन अ मोमेंटम स्ट्रैटेजी। वो भागते हुए घोड़ा पे पैसा लगाते हैं, तो उनका प्राइस टू अर्निंग आपको 35-40 दिख जाएगा। और दूसरी तरफ है बंधन स्मॉल कैप। बंधन स्मॉल कैप जो है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पे चलता है, उसका आपको प्राइस टू अर्निंग दिख रहा है 15, 16, 18। अब आप ये देखो कि दोनों का थॉट प्रोसेस कितना अलग है कि बंधन वो कंपनीज उठा रहा है जिनकी प्राइस टू अर्निंग कम है और क्वांट वो कंपनीज उठा रहा है जिनकी प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है। अब आते हैं दोनों के रिटर्न्स पे। अगर आप 2020 से लेकर 2023 तक देखो तो हीरो क्वांट स्मॉल कैप था, सबके मुंह पे एक ही नाम था, बिल्कुल। क्वांट स्मॉल कैप, 50% रिटर्न। क्यों? क्योंकि वो समय मोमेंटम का था। फिर आया वैल्यू का समय, तो 2023 से लेकर 2026 तक का विनर कौन रहा? बंधन स्मॉल कैप बन गया। क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू ओरिएंटेड पिक्स ली। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर क्या करे? मेरे को तो स्मॉल कैप में जाना, नो प्रॉब्लम। मोमेंटम देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम आप ले ही नहीं सकते क्योंकि मोमेंटम उल्टा भी पड़ सकता है जो क्वांट फ्लेक्सी कैप ने क्वांट के स्मॉल कैप ने किया। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इफ यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बट यू स्टिल वांट टू हैव मोमेंटम इन योर प्ले, और आप 10,000 की एसआईपी करना चाहते हो सिर्फ स्मॉल कैप में, आप कहते हो सर मेरे को स्मॉल कैप खेलना है, 15 साल के लिए खेलूंगा, तो क्या करो? तो एक आप 70-80% ऐसा म्यूचुअल फंड लो जो वैल्यू है, ठीक है। और 20-30 ऐसा ले लो जो मोमेंटम है। ओवर टाइम ये आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मोमेंटम का जमाना आएगा तो क्वांट आपको दे देगा, जब वैल्यू का जमाना रहेगा तो वो दूसरे वाला आपको दे देगा। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। इसको मैं सचिन सहवाग स्ट्रैटेजी कहता हूँ। दिस इज सचिन, आपको सबको पता है सचिन सहवाग बैटिंग ओपन करते थे, सचिन वैल्यू प्लेयर थे, बिल्कुल। सहवाग मोमेंटम प्लेयर थे। जब उनका टाइम आता था ऐसा ठोकते थे जिसका हिसाब नहीं, पर आउट भी जल्दी हो जाते थे कभी कभी। तो आपको टीम में हर तरह का प्लेयर चाहिए होता है। आपकी टीम सिर्फ सचिन से नहीं बन सकती, आपकी टीम सिर्फ सहवाग से नहीं बन सकती। तो ये सचिन सहवाग की भी अगर आप स्ट्रैटेजी लगा लो और एक मोमेंटम एक वैल्यू फंड लगा लो, एक्चुअली आपको जीवन में तीसरे किसी फंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फिर भी अपने बेंचमार्क को, निफ्टी 500 को बहुत प्यार से बीट कर जाओगे। और ये मैं मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ, उनको बस सिंपल ये समझना होता है कि आइडेंटिफाई कौन सा करना है, उसके कुछ रूल्स होते हैं सिंपल, और उसके बाद उसका प्रपोर्शन क्या रखना है। ठीक है। कि खाने की थाली में गुलाब जामुन कितना रखना कितना है, रखना है, और खिचड़ी कितनी रखनी है, और ये कितना रखना है, वो बस मिक्स ठीक रख लीजिए, अपने चॉइस के हिसाब से रख लीजिए। कुछ लोग को हो सकता है कि नहीं सर मैं तो मोमेंटम प्लेयर हूं, मेरे को वॉलेटिलिटी से फर्क नहीं पड़ता, 50-50 कर लो भाई, 60-40 कर लो। तो वो रेशियो आप चेंज कर सकते हो एज पर योर टेस्ट, है ना। वो भैया भी पूछते हैं ना पानी पूरी के टाइम एग्जैक्टली कि कौन से वाला दूं, मीठे वाला दूं कि तीखे वाला दूं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं तीखे वाला दे सिर्फ, ठीक है। वो गलत थोड़ी है, उसका टेस्ट है, उसको जमता है, उसका पाचन उसको संभाल पाता है। तो आप भी अपना पाचन देखो ना क्या है। जी भाई, इनिशियली जब आप बात कर रहे थे तो उसमें आपने बात किया था कि गोल्स होने चाहिए। गोल्स में आपने कहा था रिटायरमेंट प्लानिंग पे आपकी वीडियोस बहुत चलती हैं। उसमें मैं एक चीज़ देख रहा था कि आजकल हर कोई जो है वो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में ही सोचने लगा है। बंदे को क्या करना है, सिर्फ रिटायर ही होना है। वो लिटरली 40 साल 45 साल में रिटायर होना चाहता है। तो क्या ये फीजिबल है कि हर कोई 40 से 45 साल में रिटायर हो ही जाएगा? हर कोई क्योंकि इसी टाइम फ्रेम पे चलता है, उसको लगता है वो SWP जो है वो 40 साल 45 साल के अंदर मुझे रिटायर कर देगी। देखिए, मैं एक्चुअली इट्स नॉट रिटायर, लोग फायर कहते हैं, हम फाइबर कहते हैं। ओके फाइबर का मतलब होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिफोर रिटायरमेंट ओके टू एंजॉय। ठीक है। ठीक है, रिटायर का तो मतलब होता था कि आदमी काम नहीं करेगा। बिल्कुल। अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ तो मैं तो उसके बाद ज़्यादा काम करने लग गया क्योंकि मेरे को मेरा पर्पस मिला। मुझे जो काम करने में मज़ा आता था वो मैं कर पाया। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आपको अपना फाइबर निकालना है, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, पर्पसफुली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। और उसके बाद जो है आप अपना काम करते रहिए, पर ये एक नंबर होना चाहिए जिससे आपको एक कंफर्ट रहे कि यार मैं थोड़े बेट्स ले सकता हूँ लाइफ में। आई वांट टू बिल्ड समथिंग, मेरे को स्टार्टअप बनाना है, मेरे को पब्लिक सर्विस करनी है, मेरे को क्रिएटर बनना है, कोच बनना है, टीचर बनना है जैसे मुझे बनना था। कोई ना कोई गोल सबका हो सकता है, किसी को गेम्स खेलनी है, किसी को आर्टिस्ट बनना है। तो आप उसको फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंस तो चाहिए। पैसे का थॉट आपके दिमाग से निकल जाए उतना तो पैसा आपको चाहिए ही चाहिए, उतना तो फिर कैसे ही काम होगा। तो ये किया जा सकता है। उसके लिए दो रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। एक तो आपका, वो कहते हैं ना हर आज़ादी खून मांगती है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी तरीके से ये आज़ादी भी खून मांगती है।
खून क्या मांगती है कि शुरुआत में आपको अपने खर्चे को कम करना पड़ेगा, ठीक है, निवेश को बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप निवेश करोगे, खर्चों को नियमित रखोगे, उतना जल्दी आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करोगे, एंड देन यू कैन लिव लाइफ ऑन योर टर्म्स. So it is possible, very much possible for almost everyone to become financially independent. Because financial independence is not about big money. It's about that much money which can help you sustain. तो अगर आपका सस्टेन, आपका खर्चा है 25-30 हज़ार रुपये, तो आप तो सस्ते में भी सस्टेन हो जाओगे. अब कोई इनकम कर रहा है 2 लाख रुपए महीना और उसका खर्चा 40,000 रुपये हो सकता है, तो 1,60,000 रुपये उसका प्रॉफिट है. अब 1,60,000 रुपये से वो 1,40,000 इन्वेस्ट कर देगा, तो हो सकता है 7-8 साल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के कगार पे आ जाए. तो देन ही कैन लिव हिज लाइफ द वे ही वांटेड टू लिव हिज लाइफ. तो दैट बिट इज इंपॉर्टेंट. बट आप सोचो कि मैं रिटायर हो जाऊं, मैं कुछ नहीं करूं, तो फिर तो वो जहन्नुम है. आप काम नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? और वो काम ना करना आपको 10 ही दिन पसंद आएगा, 11वें दिन मजा नहीं आएगा आपको. संजय भाई एक सिनेरियो लेते हैं. फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये कहता है कि भाई मेरा जो खर्चा है वो मान लीजिए 50-60-70-80 हज़ार रुपये मतलब महीने का, और मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, और क्या कहते हैं अगले 10 से 12 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ. तो उसके लिए मतलब कितना इन्वेस्ट उसको करना चाहिए राइट नाउ, और फिर उसका जो कॉर्पस है वो कितना होना चाहिए? इसके लिए कैलकुलेटर दे दे. हाँ बिल्कुल, ठीक है, कैलकुलेटर का लिंक दे देता हूँ मैं नीचे. उसमें आप ये सारा डेटा डाल सकते हो. मैं आपको बताता हूँ उसमें आपको फैक्टर क्या करना है. सबसे पहले आपको फैक्टर करना है कि आपका आज का एक्सपेंस कितना है. उस एक्सपेंस में से आप EMI माइनस कर दो. ठीक है. देखिए आपके जो लोग क्या कभी कभी ना ओवर एस्टिमेट करते हैं. आपका 60,000 का खर्चा है, उसमें आपकी 25,000 की EMI है. बिल्कुल, ये तो जिंदगी भर नहीं चलेगी. नहीं चलेगी, बिल्कुल साफ हो जाएगी. उसके बाद आपके बच्चों की 10,000 की फीस है, वो जिंदगी भर नहीं चलेगी, वो भी साफ हो जाएगी. ठीक है, तो आपका बेसिक जो खर्चा चलेगा घर जिससे चलता है वो है 25-30 हज़ार रुपये. अब वो 25-30 हज़ार रुपये को आज का खर्चा मानिए, और उस पर 2 तरीके की इन्फ्लेशन लगाइए. एक होती है आपकी जनरल इन्फ्लेशन, और एक होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन. जनरल इन्फ्लेशन होता है, आज मैं एक ब्रांड का दूध पी रहा था, वो 50 रुपये लीटर का था, अब वो 53 रुपये लीटर का हो गया, तो ये नॉर्मल इन्फ्लेशन. ठीक है, पर मैं पिछले साल एक्स ब्रांड का दूध पी रहा था, अब मैं वाई ब्रांड का दूध पी रहा हूँ, और वाई ब्रांड बहुत प्रीमियम ब्रांड है, तो वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हो गया. तो आप अपनी जनरल इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को फैक्टर करो. जनरली ये टोटल नंबर मिला के 8 से 9% होता है. ठीक है, अब 8 से 9% आपका खर्चा बढ़ना ही है हर साल. अब 10-12 साल बाद आपका नंबर आ जाएगा कि आपका 10-12 साल बाद कितना खर्चा होने वाला है. उस खर्चे का 25 गुना आपके पास होना चाहिए. ओके, साल भर के खर्चे का 25 गुना आपके पास होना चाहिए. उसे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वाला नंबर कहते हैं. अब उस तक पहुंचने के लिए मैं ये मानता हूं कि आपके पास 12 साल है, तो हम 12% का आपका इन्वेस्टमेंट पकड़ते हैं. अब एक चीज और ध्यान रखिए, आपको हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करना है. ठीक है, कितना स्टेप अप करना है? उतना स्टेप अप करना है जितना आपका लाइफस्टाइल प्लस आपका जनरल इन्फ्लेशन है. ओके, तो अगर आपका जनरल इन्फ्लेशन प्लस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 8% है, तो हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को भी 8% बढ़ाइए. उसके बाद इस कैलकुलेटर में नीचे नंबर आ जाएगा. पहला नंबर आएगा कि आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए कितना पैसा चाहिए, और उस इंडिपेंडेंस के लिए आपको 12 साल में रिटायर होना है, तो 12 साल के लिए आज की SIP कितनी होनी चाहिए, ये इसी कैलकुलेटर में आपको मिल जाएगा. ये लिंक में हम लोग नीचे दे देते हैं. बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा, मतलब डिस्कशन खुद ही में जाके जाएगा. देख तो संजय भाई जो इन्फ्लेशन लोग कहते हैं कि यार आज का जो 50,000 है या 1 लाख है वो कल जाके इतना हो जाएगा, वो आपने इन्फ्लेशन से काउंटर कर दिया जो बड़ा 2 चीजों से काउंटर कर दिया. एक तो हमने इन्फ्लेशन से काउंटर कर दिया, तो खर्चा ही आपको बिल्कुल नया वाला मिला. दूसरा हमने काउंटर किया SIP को स्टेप अप करके. तो इससे आप बहुत पावरफुल बन जाते हो. फिर इससे आपको राइट नंबर मिल जाता है. फाइन, तो इससे हो जाएगा. संजय भाई इसमें एक चीज़ और बताएं कि क्या कोई ऐसा मतलब म्यूचुअल फंड भी है जिस पे आप मतलब अगले 20 साल इन्वेस्ट कर दें और फिर आप ना आंख बंद करके सो जाएंगे यार मुझे देखूंगा भी नहीं इसके बारे में? निफ्टी 500. तो इस पे आप मतलब जा सकते हैं. निफ्टी 500 देश की टॉप 500 कंपनीज है. अगर यही नहीं चलेंगे तो फिर तो बहुत ही गड़बड़ हो गई. फिर तो करना क्या है? फिर पॉडकास्ट भी नहीं करें, फिर तो कुछ भी करने का मतलब नहीं. अगर निफ्टी 500 ही 20 साल में नहीं चला, क्योंकि देखिए निफ्टी 500 में अपने आप वो कंपनियां आएंगी जो नीचे से आ रही हैं. अच्छा, कोई स्मॉल कैप में से मिड कैप बनेगी, कोई स्मॉल कैप में से लार्ज कैप बनेगी, कोई मिड कैप में से लार्ज कैप बनेगी, कोई लार्ज कैप से गिर के मिड कैप में आ जाएगी. चलता रहेगा. तो इंडेक्स करेगा ना, मैं क्यों ये हेडेक लूं? और मेरा एक्सपेंस रेशियो 20 पैसा होगा तो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छा पैसा बना सकता हूं. तो इफ समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर 20 years and doesn't want to even look at it and doesn't want to know how to analyze a mutual fund, please go for Nifty 500. Stick to it. You'll make reasonable good money. बेस्ट SIP स्ट्रेटजी संजय भाई ने बताई है. संजय भाई ऐसी भी वीडियोस राइट सॉरी राइट. तो संजय भाई बहुत सारी वीडियोस मैं देखता हूँ जिसमें कहते हैं कि म्यूचुअल फंड का CAGR आप 10 साल बाद देखोगे तो 20%. तो जब बात करते हैं कैलकुलेट करते हैं, वो कहते हैं अगर आपको 20% रिटर्न मिल गया तो इतना हो जाएगा. तो 20% क्या रियलिस्टिक रिटर्न है म्यूचुअल फंड में? और लोग ना इसको लिटरल चीज 20% तो मान के चलते कि नॉर्मल है. मरेंगे बहुत. देयर इन फॉर अ बैड शॉक. हम अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे करते हैं? हम तो 11 to 12% बोलते हैं. अरे सर फिर आपके पास आने का क्या फायदा? मतलब चले जाओ, कोई चक्कर नहीं है, मत आओ.
जिसके पास जाओगे जो 15-16 कमिट करेगा, फिर आप बताना मेरे को कैसे कमा रहा है 15-16%। देखिए 15-16% आप कैसे कर सकते हो उसका भी तरीका बताता हूं। ठीक है। 2 तरीके हैं आपका रिटर्न्स को बेटर करने के, और वो दोनों आप नहीं कर पाओगे। ओके, बताइए। पहला तरीका है सेक्टोरल रोटेशन, हम नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता, और 99% लोग नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है सिप ऑन डिप, मैं कर सकता हूं, जनता नहीं कर सकती। हमारा सिंपल, हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनको एक रूल है, हमने आपको म्यूचुअल फंड्स बताए, एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया म्यूचुअल फंड्स का। अब हम भगवान नहीं है, हमें पता नहीं मार्केट में क्या होगा, किस दिन बजट खराब आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब जो भी आपका एमएफ टॉप से, अपने टॉप पॉइंट से 5% गिर गया, उसमें पहले लमसम कर दो, 10% गिर गया और लमसम कर दो। हमारे कुछ क्लाइंट्स उसको एकदम रिलीजियसली मानते हैं, क्योंकि यही वो पैसा है जो आगे जाके आपको 1% 2% फालतू दे देगा, एक्स्ट्रा दे देगा। अब आप नीचे वाले लेवल पे सिप तो कर रहे हो, सिप तो चल रही है, पर अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा डाल दिया तो वो जो आपको रिटर्न देता है ना, वो मतलब बहुत किलर रिटर्न होता है, पर लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस टाइम तो डर आ जाता है, और हम वो डर के टाइम पे खरीद रहे होते हैं। तो बस ये थॉट प्रोसेस जो रखेगा वो एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हाँ, मार्केट मेहरबान हो गई, बीच में आपको एक फेज में अच्छा रिटर्न दे दिया, तो मार्केट उसके बाद आपको पीटेगी भी, क्योंकि मार्केट पर्टिकुलर फेज में मिल जाएगा रिटर्न। मिला ना 2020 से लेकर 2024 तक सबको मिला 25% 30%, जो मनचाहा रिटर्न मिला है सबको। पर ये यू डोंट डिजर्व, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू इट, यू डिजर्व्ड इट बिकॉज यू स्टेड इन द मार्केट, बस। और आपको भी बताया भाई कि 100 लोग आएंगे तो 11 लोग ही 5 साल बाद टिकते हैं। बिल्कुल। और इसलिए मेरी इस बार एक्सपेक्टेशन थी कि बजट में 3 साल बाद एलटीसीजी को 0 कर दिया जाए, क्योंकि जब बहुत ही कम लोग टिक रहे हैं तो उनको बेनिफिट दे दो, इंसेंटिव दे दो कि यार चलो अच्छी बात है तुम टिके थे, रिवॉर्ड है हमारे लिए। पर नहीं हुआ। सही भाई, एलटीसीजी को मतलब 0 कर दीजिए, आपकी एक्सपेक्टेशन थी, लोग बहुत सारा बात भी कर रहे थे कि कम करेंगे, बट क्या ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि यार अगले 15 साल के बाद हु नोज कि कितना एलटीसीजी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, 25-20% जा सकता है, मतलब 20% भी जा सकता है। तो फिर उस सिचुएशन में कैसे बंदा उसको टैकल करने के लिए क्या करे कि यार अगेन ये एक्सटर्नलिटीज है, हमेशा हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर आपको लगता है कि टैक्स बढ़ गया है तो आपको अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, या आपको अपने गोल का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। ये क्या कहते हैं वो, क्या होता है ना, सत्य है, क्या वो वर्ड होता है ना, परम सत्य नहीं, वो मतलब इटर्नल ट्रूथ है। इटर्नल ट्रूथ है कि अगर इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया तो आपको या तो अपनी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी गोल को अचीव करने के लिए, या समय बढ़ाना पड़ेगा, आपकी चॉइस है। अब आप रो नहीं सकते इसको लेके कि अरे नहीं हाय राम, ये तो संजय सर बोल के गए थे कि 12,000 रुपए महीने में काम हो जाएगा, अब तो काम नहीं हो रहा है। अरे भाई मैं थोड़ी, यार मेरे को थोड़ी पता है 5 साल बाद क्या होने वाला है, सरकार क्या करने वाली है, क्या नहीं कर। अभी यूके में हमारे क्लाइंट्स हैं, इतने दुखी हैं, पिछले साल उन्होंने वो डाल दिया टैक्स कि अगर आपका ग्लोबल कहीं से कैपिटल गेन्स होता है तो आपको यूके में भी टैक्स देना पड़ेगा 28%। अरे अब हो गया, अब क्या करें, अब तुम तो कंट्रोल करते नहीं हो यूके के लॉज को, तो भाई तो आपको ये सब फैक्टर करके चलना पड़ेगा। अनसर्टेनिटीज आएंगी लाइफ में, आपको उसको झेलना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, या तो टाइम बढ़ा दो कि भाई मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट 40 में होना चाहता था, टैक्स बढ़ गया, ठीक है मैं 42 में हो जाऊंगा, 43 में हो जाऊंगा, और क्या कर सकता हूं मैं। ये जीवन है भाई, सर्टेनिटी कुछ नहीं है यहाँ पे। संजय भाई, अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन म्यूचुअल फंड है, हर घर में होता है, आपने लास्ट टाइम भी कहा था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो लोगों का उस पर भी सवाल आता है, उस पर भी वीडियो, मतलब आजकल ना हर किसी चीज़ पे वीडियो है यूट्यूब पे, और लोग लिटरली परेशान हो जाते हैं कि यार अब क्या करें, क्योंकि उनको परेशान करने वाले भी बहुत सारे हैं, मतलब समझाने वाले आपके जैसे कम है थोड़े। आप अभी यहाँ आप लोग कम है, परेशान करने वाले बहुत है। तो लोगों का ये कहना आता है कि यार ये इतना हाई फंड है और ये आगे चलेगा नहीं, परफॉर्म नहीं करेगा, तो क्या ये थीसिस इनकी ठीक है? देखिए उस फंड ने हिस्टोरिकली सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 10 रुपये का फंड 2019 में आया था, सॉरी 2013 में आया था, और आज 2025-26 में इट इज स्टैंडिंग एट 92-93 रुपीज़, 9 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 13 ईयर्स एज ए फिनोमिनल फंड। इसको आप ऐसे देखिए कि अगर अगले 13 साल में उसने फिर से 9 टाइम्स कर दिया तो उसका एक यूनिट 800 रुपये का होगा, और उसके अगले 13 साल में फिर से अगर उसने 9 टाइम्स कर दिया तो उसका एक यूनिट 7,200 रुपये का होगा। तो जिसने अगर 10 लाख रुपए डाले होते 2013 में, और अगर वो इतना साल रुक जाए और इस तरह की कंपाउंडिंग रहे, तो उसके पास 720 करोड़ रुपीस होंगे। ओके, आई थॉट कम होगा। आपके कैमरामैन का जो रिएक्शन आया, मजा आ गया मेरे को, ये देख के सबसे ज्यादा मजा आया। ठीक है, वो ऑडियो चेक तो नहीं कर रहे वो चले से ऑडियो गलत हो गया मेरा। मुझे भी लगा कि आप कम करेंगे। हाँ, तो ये मैथमेटिक्स है। 1 लाख रुपए 72 करोड़ बनता, 1 लाख रुपीज वुड हैव बिकम 72 करोड़ रुपीज, but 10 lakhs would have become 720 crore rupees. संजय भाई, ऐसे जो लेगेसी फंड्स हो रहे हैं और वो अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब आपकी ओपिनियन आई वुड वांट टू I believe they can,
because the fund manager is great. Their style of investing is value investing. They do not run under FOMO. उनको FOMO नहीं होता है. और पराग पारेख, let me tell you, is not the best return giving fund in its category. It is the best risk adjusted returns giving fund. ओके. अब आप बोलो सर इस स्टेटमेंट का मतलब मैं क्या है? वही हाँ, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि निवेशक कोई फंड को क्यों छोड़ के जाता है. एक ही बड़ा कारण होता है वॉलेटिलिटी. भाई कल 200 रुपए का था वैल्यू, आज 180 हो गया, तो उसको झेल नहीं पाता. पराग पारेख हैज ऑफर्ड द लोएस्ट वॉलेटिलिटी विद अ ग्रेट रिटर्न. तो इस मेजर को कहा जाता है शार्प्स रेशियो, और ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है. HDFC फ्लेक्सी कैप फंड विच इज अ लेगेसी फंड, 30 साल पुराना फंड है, एंड इट इज ऑल्सो डन वेरी वेल. लेट मी टेल यू, 10 रुपए का फंड था 30 साल पहले, जो आज 2100 का हो गया, तो उसने भी अच्छा पैसा बना के दिया लोगों को. उसकी जो उसका जो शार्प्स रेशियो है वो करीबन 1.4 है. ठीक है. उसके रिटर्न्स जो हैं, अगर आप देखें 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न्स जो हैं, वो पराग पारेख से ज्यादा है. ओके. बट उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो 12% है. यानी कि अपने एवरेज प्राइस से वो 12% ऊपर जाता है, 12% तक नीचे जा सकता है. ठीक. यही पराग पारेख ने का जो शार्प्स रेशियो है वो 1.8 है. तो ज्यादा हो गया. क्यों? क्योंकि उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो 8% है. तो किसी व्यक्ति का पराग पारेख में टिके रहना के चांसेस ज्यादा है. ठीक. और उधर ही निफ्टी 500 जो उसका बेंचमार्क इंडेक्स है, उसकी वॉलेटिलिटी करीबन 14% है. ओके. तो इट वॉज ईजियर टू स्टिक इन पराग पारेख फ्लेक्सी कैप एज कंपेयर टू स्टिकिंग इन इवन द इंडेक्स ऑफ निफ्टी 500. उस लेवल का रिस्क मैनेज करता है पराग पारेख. तो आपको लगता है यार वो मैनेज नहीं कर सकता रिस्क? अभी पिछले साल के रिटर्न्स में भी वो पॉजिटिव रहा है. निफ्टी को, अपने बेंचमार्क को उसने बीट किया है. उसने कंटिन्यूअसली अपने बेंचमार्क को बीट किया है. देखिए, आप रिटर्न्स को ना इस तरीके से नहीं देख सकते, इसने तो 6% दिया. आपको ये देखना उसके बेंचमार्क ने कितना दिया. भाई मैं आपको बोलता हूं, मेरे को मैथमेटिक्स में 40 आए, अच्छा है कि बुरा है? और डिपेंड करेगा कि कितने में से आए. मुझे अगर इसका 100 में से आता, मुझे इसका जवाब आ गया क्योंकि लास्ट टाइम आपने ये सवाल किया था. तो अगर 50 में से तो ग्रेट है ना. बिल्कुल. तो वही 40 अच्छा भी है बुरा भी है. तो अगर 8% या 6% पराग पारेख ने एक साल में रिटर्न दिया है, तो लोगों को लगा एफडी से कम दिया है, पर आपका बेंचमार्क एफडी नहीं था, आपका बेंचमार्क निफ्टी 500 था. उसने पहले दिन ही बोला था मेरा बेंचमार्क निफ्टी 500 है, मेरे को इससे कंपेयर करना. उससे बेटर कर रहा है. सो डोंट वरी, दीज फंड्स लुक एट देयर शार्प्स रेशियो, लुक एट देयर वॉलेटिलिटी. अगर आप जो है वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट है कि इस तरीके के फंड्स पकड़ो जिनकी वॉलेटिलिटी बहुत कम है. और वो क्यों है? क्योंकि इनमें ये लोग डेट का पोर्शन रखते हैं. इनके इन्वेस्टमेंट में अगर 1,20,000 करोड़ का AUM है, तो ऐसा नहीं है पूरा 1,20,000 करोड़ इन्होंने इक्विटी में ठोका हुआ है. उसमें डेट का भी पोर्शन होता है, और वो डेट का पोर्शन एक क्वेश्चन बन के इनको देता है. और उन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, पोर्टफोलियो भी क्रिएट किया, बहुत बढ़िया काम किया हुआ है. फाइन. संजय भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ उससे दूसरे भी आंसर्स आ जाएंगे कि इसी पे बात कर लेते हैं, उससे समझ में आएगा कि पराग पारेख में आपने कहा फंड मैनेजर्स जो है वो बढ़िया हैं. अगर फंड मैनेजर किसी फंड का चेंज होता है, फॉर एग्जांपल इनका चेंज होता है, तो क्या लोगों को वरी करना चाहिए कि परफॉर्मेंस तो चलो ठीक है, लेकिन अब फंड मैनेजर चेंज हो गया, उसकी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी? क्या एक फंड मैनेजर के बदलने से स्ट्रैटेजीज ये सब चीज़ें बदल जाती हैं, फिर परफॉर्मेंस डिप कर सकती है? देखिए, अभी मोतीलाल ओसवाल के जो स्टार फंड मैनेजर थे निकेत शाह, उन्होंने छोड़ दिया. रिसेंटली उनका पोस्ट आया था लिंक्डइन पे. अगर एक फंड हाउस होता है बड़ा, तो ना उनकी एक थीसिस होती है. डेफिनेटली मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि फंड मैनेजर का अपना भी एक योगदान होता है, पर उनकी एक थीसिस भी होती है. अब क्या मोतीलाल ओसवाल निकेत के बिना खत्म हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग कॉन्ग्लोमरेट. यू हैव रामदेव अग्रवाल, और उन्हीं का माइंड फ्लो कर रहा होता है. आपको फंड मैनेजर से ज्यादा देखना है प्रमोटर. जैसे PPFAS में राजीव ठक्कर है. तो राजीव जी का जो ही इज द CEO ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस एक तरीके से. तो उस केस में वो तो छोड़ के जाएंगे नहीं, और वही पूरे फंड को कंट्रोल कर रहे हैं. बट येस, इन शॉर्ट टर्म अगर फंड मैनेजर छोड़ के जाता है, अभी जैसे रिसेंटली आई थिंक एक्सेस स्मॉल कैप का जो फंड मैनेजर थे वो ग्रो चले गए, तो ये तो चलता रहता है, इंडस्ट्री का नॉर्म है, तो चलता रहता है. बट एक फंड हाउस की भी अपनी एक थीसिस होती है, और जो फंड हाउसेस ऑलरेडी बहुत साल से ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर रीजनेबली ओके विद देयर थीसिस. कभी किसी का टाइम अच्छा आएगा, कभी किसी का टाइम खराब आएगा. बट आप बस ये देखिए कि उस फंड ने जो है कंटिन्यूसली बीट किया होना चाहिए अपने बेंचमार्क को और अपने इसको. और वॉलेटिलिटी
आप झेल सको उतना उस फंड को, मतलब तभी उस फंड को लेना, नहीं तो मत लेना। फाइन। संजय भाई एक चीज़ और आएगी यहाँ पे, आजकल ये भी होता है कि अभी राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मार्केट डाउन है, डराने वाली वीडियोस हमेशा रहती है, लोग ये भी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है ना अभी ओवर हाइप प्रोडक्ट बन गया है। हर कोई SIP सही है, हमने इतने एड्स देख लिए, ये सब देख लिए, और लोगों को मिल उतना नहीं रहा है, और जो जल्दी के चक्कर में रहता है, और उनकी बात उनके लिए वो ठीक भी हो रहा है क्योंकि उनको जल्दी बहुत अच्छी चाहिए, बात है, ना? कचरा निकल जाएगा। और वो मिल नहीं रहा है। तो क्या म्यूचुअल फंड ओवर हाइप प्रोडक्ट है? उसकी उनकी एक वजह ये आती है कि यार म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइजमेंट इतने हो गए, जितने भी AMC के CEOs हैं वो चैनल पे आते हैं, वो यूट्यूब पे आते हैं, और वो अपनी बात बोलते हैं, और वो दिखाते हैं निफ्टी इतने वक्त में इतना हो जाएगा, 12 से 13% रिटर्न बन जाएगा। और इसमें जो एक बात आती है कि क्योंकि वो AMC के CEOs हैं, बड़े फंड हाउस चला रहे हैं, तो उनको तो ये कहने कि उनका धंधा है ये। तो लोग कंफ्यूज जाते हैं कि यार ये बात सही भी है, उनसे लें ये बात, ना लें, क्योंकि वो अपने धंधे की बात कर रहे हैं, वो गलत तो बात करेंगे नहीं, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि यार निफ्टी रिटर्न नहीं देगा, 8% देगा, बात ही नहीं करेंगे वो 8 की, वो 12-14 ही बात करेंगे। देखिए, अगर निफ्टी 8% रिटर्न देने लग गया, 7-8-9%, तो आपका FD भी कम होंगे। आपको ना कंपैरिजन से दुनिया चलती है। इंडिया का अभी AUM, टोटल AUM पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इज समवेयर अराउंड $0.9 ट्रिलियन। चाइना का 5.5 है, ओके, US का 31 है। कहाँ है हम अभी? वी आर नोवेयर। कोई पेनिट्रेशन ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, पेनिट्रेशन नहीं है, बिहेवियर नहीं है। मेरे को लगता है हमारे इन्वेस्टर का राइट बिहेवियर आने में अगला 5-10 साल लग जाएगा। बिल्कुल। अभी तो बिहेवियर ही नहीं है ना। अभी तो वही थोड़ा एक साल रिटर्न नहीं मिला तो छोड़ के जा रहे हैं, 100 में से 11 लोग ही 5 साल से ऊपर टिक रहे हैं। तो ये तो बिहेवियरल, मनी इज अबाउट बिहेवियर, इट्स नॉट अबाउट मनी इटसेल्फ, इट्स अ लॉट अबाउट बिहेवियर। ठीक है, तो अभी तक तो जब तक बिहेवियर ही डेवलप नहीं हो रहा है, तो इंडस्ट्री को मैं कैसे बोल दूं कि ये ऑलरेडी ओवर हाइप्ड हो गई है? क्या होता है ना एस भाई, अगर ये वही बात होगी कि अगर मैं जब गोल्ड 25,000 था, किसी को बोले कि गोल्ड 2 लाख जा सकता है, तो कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सही। वी कांट थिंक व्हाट कैन हैपन। कंपाउंडिंग का मैजिक कोई समझ ही नहीं पाता। वॉरेन बफेट ने जब बर्कशायर हैथवे ली थी, उसका एक शेयर $19 का था, आज $7.5 लाख का है। अगर आप उनसे भी पूछते ना उस दिन, तो वो भी नहीं सोच पाते कि मैं इसको $7.5 लाख तक लेके चला जाऊंगा। और अगर आप उनके रिटर्न्स देखें तो उन्होंने भी S&P 500 को हर साल नहीं बीट किया। मैं आपको दिखा सकता हूं, उन्होंने, वो तो अपनी रिपोर्ट में छापते हैं ना। Exactly. आप लेटेस्ट रिपोर्ट ओपन कर लीजिए 2024 का, आई थिंक 25 का आया नहीं अभी तक, पर 2024 की रिपोर्ट है। आप देखेंगे कि उसने हर साल इनको बीट नहीं किया है S&P 500 को। किसी किसी साल S&P 500 पॉजिटिव है और वो बहुत भारी तरीके से नेगेटिव है, पर उन्होंने ओवरऑल में S&P 500 को 9% से बीट किया, विच इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। पर वो एक्टिव स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो बैठे हुए हैं, वो फंड मैनेज कर रहे हैं, और हर जन उनकी तरफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लेवल का पेशेंस, उनके लेवल का अंडरस्टैंडिंग किसी को है ही नहीं। वो सिखा रहे हैं अपनी तरफ से, बट कोई सीखना थोड़ी चाहता है, सुनना चाहता है, सीखना नहीं चाहता। सो प्लीज डोंट वरी, म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट वेज यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस मार्केट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स हु डू नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक समझ आता है तो आप प्लीज़ खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्टॉक्स खरीदने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं खरीदता हूँ क्योंकि मेरे को नहीं आता है, और मैं खुद CFA हूँ, मतलब एक ऐसी डिग्री है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है अपने आप में फाइनेंस की, पर मेरे को नहीं समझ आता क्योंकि मेरे को लगता है अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, बाहर कब निकलना है ये नहीं समझ आएगा। एंड इफ यू फील दैट यू हैव अंडरस्टूड अ ग्रेट कंपनी, उसमें भी आप SIP के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। धीरे धीरे आप डालते रहो पैसा उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ना ये सीखा था, मेरे एक बहुत अच्छे मेंटर थे, मेरे फादर के ब्रोकर हुआ करते थे, ओनाली रूपानी, एंड ही वाज सब ब्रोकर ऑफ मोतीलाल ओसवाल। तो मेरी इंटर्नशिप वहाँ हुई थी। तो इंटर्नशिप के बाद मेरे को यूरोप पढ़ने जाना था, तो उन्होंने मेरे को, हम लोग ने एक शेयर खरीदा था वर्लपूल, नो रिकमेंडेशन, जैसे कि एग्जाम्पल की तरह। तो ₹100 का शेयर था वो, और कुछ 2 महीने के अंदर वो 120 हो गया। तो हम तो राजा हो गए, भाई साहब अपन भगवान है। तो बेच दिया, क्योंकि मैं यूरोप जा रहा था पढ़ने के लिए, मैंने चलो बेच देता। जब मैं वापस आया यूरोप से पढ़ के, वो शेयर 140 का हो गया था। तो मैंने ओनाली सर को बोला, मैंने बोला सर ये, ओनाली सर मेरे को बोले संजय आई स्टिल थिंक दैट इट हैज़ वैल्यू, यू शुड बाय। आई सेड सर मैं तो 120 का बेच गया था, मैं 140 में कैसे खरीद लूँ? तो बोले बेटा ये ऐसे नहीं सोचना होता, आपको ये सोचना होता कि आज 140 का खरीद का 210 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, या 200 होगा कि नहीं होगा। एंड दैट्स वेयर पीपल मिस आउट। हम हमारे मन में एक प्राइस एंकर बना लेते हैं कि ये इसका प्राइस था, आज ये महंगा हो गया है, गोल्ड महंगा हो गया है। गोल्ड कंपैरेटिवली महंगा हुआ है, ठीक है। गोल्ड महंगा है कि नहीं है ये हमें भी नहीं पता, पर कंपैरेटिवली महंगा हुआ। 10 साल पहले से आज महंगा हो गया। रिलायंस भी 10 साल पहले से आज महंगा हो गया, TCS भी आज 10 साल पहले से महंगा हो गया, निफ्टी भी आज 10 साल पहले से महंगा हो गया।
सो आपको ये सब नहीं सोचना है. कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट. देयर विल बी 2-3 years इन लाइफ जब आपको कोई रिटर्न्स नहीं बनेगा, पर उस टाइम पे आप यूनिट्स अक्यूमुलेट कर रहे हो. हम मार्केट में मंदी कभी नहीं आती. मार्केट में मंदी कभी नहीं आती. जब मार्केट ऊपर जाती है तो यूनिट का प्राइस ऊपर जाता है, जब मार्केट नीचे जाती है तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऊपर चले जाते हैं. हमारे मार्केट में कभी मंदी नहीं आती. आज तो मैं यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, आज तो टाइम है पैसा बनाने का एक तरीके से. सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, बट फॉर दैट यू नीड एक्सट्रीम क्लैरिटी ऑन व्हाई डू यू नीड द मनी, व्हेन डू यू नीड द मनी, हाउ मच मनी डू यू नीड. बिल्कुल, आपको ना दोबारा से वो चीज़ देखनी पड़ेगी. हम बात कर चुके हैं इस सवाल के आंसर के लिए. संजय भाई, एक चीज़ और है जो मतलब इसको कंटिन्यू करते हैं इसी सवाल को. जो एएमसीज के सीईओज आके बात करते हैं तो बंदा उनसे क्या चीज़ सीखे, क्या फिर उनकी बात सुनना बंद करे क्योंकि वो धंधे की बात करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, एएमसीज के सीईओ कोई, दे आर नॉट वेरी मतलब अनएजुकेटेड पीपल. इफ़ यू सी कोटक के सीईओ हैं, नीलेशा सर हैं, ये लोग कितने लेजेंड्स हैं. राधिका मैम हैं, लेजेंड है. उनकी एक एक बात गोल्ड स्टैंडर्ड होती है. क्या सिंप्लिसिटी से वो समझाती है. हम उनसे बहुत कुछ सीख के आगे सिखाते हैं लोगों को. तो माय पॉइंट इज, ये कोई कम लोग नहीं है. लाखों करोड़ों रुपए का ईयूएम लेके बैठे हुए हैं. आशीष सोमैया सर के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था. ब्रिलियंट गाय, वाइट ओक के जो सीईओ हैं. और इनकी थीसिस आपको इनके फंड्स में दिखेगी. प्रॉब्लम इज विद अस, नॉट विद देम. हम रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं, वो तो आपको एजुकेट कर रहे हैं. हम रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं. कौन सा टॉप म्यूचुअल फंड है, कौन सा बेस्ट म्यूचुअल, हम वो देख रहे हैं ना. वो तो ठीक है, आप मत देखिए ना ये सब. आप गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग करना सीखिए और मजे से रहिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा. फाइन. संजय भाई, अब बात करते हैं कि एसआईपी कब स्टॉप करनी चाहिए, सॉरी म्यूचुअल फंड कब स्टॉप करना चाहिए. अक्सर ये भी आता है, लोग कहते हैं कि यार म्यूचुअल फंड हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है. तो म्यूचुअल फंड कब स्टॉप करे बंदा, और क्या क्या चीज़ें देखे जिसके बाद ये स्टॉप करना चाहिए? देखिए, वंस अगेन, अगर आप इंडेक्स में हैं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडेक्स इज इंडेक्स. बिल्कुल ठीक है, आपने निफ्टी 500 में डाल दिया, अब निफ्टी 500 ही नहीं चला तो नो प्रॉब्लम, क्या कर सकते कहीं और जाएगी नहीं. वेट करो. हाँ, कहाँ जाओगे. उल्टा उस साल आपको एसआईपी करने में. आपको एक मजेदार डेटा दूं अय्याज भाई. 41 साल की मार्केट रिसर्च की गई. उसमें देखा गया कि हर साल मार्केट जो है मिनिमम एक बार 10% नीचे गई है. ठीक है. हर साल 41 साल में. ठीक है. और उसमें से सिर्फ 5 साल मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुई है. ओके, वापस बोलूं, बिल्कुल बताइए. लोग 41 years, every year the market has gone down by 10%. 10 मतलब अगर समझो वो 25,000 थी तो वो 23,500 गई है. बट 36 आउट ऑफ 41 years मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई है. इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 10% नीचे पे खरीदा होता तो उसी साल आपको प्रॉफिट बन जाता. फॉरगेट अबाउट कंपाउंडिंग होती, वो तो आपका मैजिक हो जाता. मैं तो कह रहा हूं उसी साल प्रॉफिट हो जाता. और 36 आउट ऑफ 41 टाइम्स, क्या प्रोबेबिलिटी है. एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 87.5% चांस है कि आप उसी साल में प्रॉफिट करते, नहीं तो ऑलमोस्ट 100% चांस है कि तीसरे साल तक आप प्रॉफिट कर लेते. अब आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई. एग्जैक्टली. बट अब वहां बिहेवियर आ जाता है कि आप लो पे नहीं खरीदोगे, लो पे आप बेचना चालू कर दोगे. और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको वो 2% ज्यादा कमाना है तो आपको 2 चीजें सीखनी पड़ेंगी. सेक्टोरल रोटेशन, जो सीखना नामुमकिन है हमारे लिए. बिल्कुल नामुमकिन इसलिए है क्योंकि आप जॉब कर रहे हो. अगर आप छोड़ के करोगे तो 2-3 साल में सीख जाओगे. उसमें भी पहले गलतियां होंगी, उस गलती के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर शायद ही सीख जाओगे आप. दूसरा, आपको सिप ऑन डिप करना पड़ेगा. ये एक बिहेवियर है जो आप और मैं कर सकते हैं. बस इस बिहेवियर को भी हमने किया तो हम 2%, 3% दुनिया से फालतू कमा लेंगे. संजय भाई, आपने ये मतलब इस प्रोबेबिलिटी की चांस दी कि 87% चांसेस है कि आप प्रॉफिट में निकल जाओगे उसी साल में जिस साल मार्केट 10% गिरी है. इसमें एक चीज़ और आती है कि लोग बॉटम फाइंड करने के चक्कर में रहते हैं कि बॉटम हमें मिलना चाहिए. तो बॉटम फाइंड करना फंडामेंटली, क्या ये फंडामेंटल्स चेक करके ये पॉसिबल है या फिर आम आदमी के लिए नहीं? नेवर पॉसिबल है. अब इसके लिए आपको बेटिंग स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी. आप कसिनो जाते हो ना, कसिनो से भी कुछ सीख के ही आ सकता है ना आदमी, हर जगह से कुछ सीख सकता है. तो कसिनो में एक बेटिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसे मार्टिंगल कहते हैं. ओके. मार्टिंगल क्या कहती है कि जैसे जैसे नीचे जाए डबल डाउन करो. तो फॉर एग्जाम्पल आपने 3 लेवल बना लिए. आपने बनाया 10%, 25%, 30%, 50%. मार्केट 10% करेक्ट होगी, मैं 1 लाख रुपए डाल दूंगा. मार्केट 25% करेक्ट हो गई और गिर गई, मैंने 1 लाख डाले और भी गिर गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 लाख डाल दूंगा. ओके. ठीक है. मार्केट 50% गिर गई, मैं क्या करूंगा, 4 लाख डाल दूंगा. अब क्या हुआ, अब जब आपने 50% के टाइम 4 लाख डाला ना, तो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो उसके आसपास निकलेगी, क्योंकि आपने ज्यादा पैसा नीचे डाला है. अगर वो मार्केट 3 साल में वापस आ गई, 3 साल बोल रहा हूं, 1 साल नहीं बोल रहा हूं, 3 साल वेट करो, आप शांति से बैठ जाओ, नहीं आई मार्केट वापस, ठीक है, तो आपके पता है क्या रिटर्न्स होंगे, 17% कंपाउंडेड रिटर्न निकल जाएगा.
17% कंपाउंडेड रिटर्न सिर्फ वापस आने पे, सिर्फ मार्क अभी तो बड़ी नहीं है, अभी तो सिर्फ वो पॉइंट पे आई है जहां उससे वो गिरी थी। अब आप बोलोगे सर जापान जैसा 32 साल हो गया तो तब क्या होगा? 17%। नो प्रॉब्लम, उस केस में आपका रिटर्न 5% बन जाएगा। जब एफडी का रिटर्न माइनस में था तो आपने फिर भी एफडी से ज्यादा कमा लिया। भाई साहब मैं बता रहा हूं, मैजिक है ये सब चीजें, मैजिक है। आप सोच रहे हो मैं कितना कन्विक्शन के साथ आपके सामने बैठ के ये बातें कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस कन्विक्शन को फील कर चुका हूं, मैं जी चुका हूं इस कन्विक्शन को। अब मत डरिए यार। हां, किस चीज से डरिए वो भी बता देता हूं। स्टॉक में मार्टिंगेल नहीं करिए, बिल्कुल मत करिए। किस में करिए? इंडेक्स में करिए, क्योंकि इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता, स्टॉक जीरो हो सकता है। जेट एयरवेज जीरो हो गया, किंगफिशर जीरो हो गया, आइलैंड एफएस जीरो हो गया, डीएचएफएल जीरो हो गया, गीतांजलि जेम जीरो हो गया, हो सकता है। पर क्या निफ्टी 50 जीरो होगा? नहीं। निफ्टी 500 जीरो होगा? नहीं होगा ना। 50% गिरेगा ना। मैं तो वेट करता हूं। तो अयाज भाई देखो, ये एक मैसेज आया मेरे को, एंड मार्केट्स आर डाउन, यू ऑल्सो नो राइट नाउ, बजट के बाद थोड़ा सा इंपैक्ट आया, एंड दिस मैसेज गिव्स मी सो मच कॉन्फिडेंस। इज वन ऑफ आर पीपल जिनका हम फंड देखते हैं। तो उनका मैसेज आया, पहला मैसेज उन्होंने लिखा है कि आई हैव अराउंड 6 लाख रुपीज, संजय सर ऑलरेडी मेड प्लान फॉर लमसम फॉर मी एंड यू नो दिस एज वेल, सो just wondering if I should stick to the same plan or Sanjay sir can suggest some new options as per current market situation. Example, invest more in silver or gold ETFs. Please let me know where to invest. Okay, अभी मार्केट गिरी हुई है और ये 6 लाख रुपए डालना चाहते हैं अब। ये माइंडसेट जिसको आ जाता है ना, और ये क्यों है? क्योंकि मेरे को तो पता है कौन है मेरे इन्वेस्टर हैं। तो इनका विजन है आई थिंक 12 to 14 ईयर्स का। तो ये तो ही वांट्स टू लैप दिस अपॉर्चुनिटी। अरे भाई मत जाने देना इस अपॉर्चुनिटी को, सर खानी है ये अपॉर्चुनिटी, अपने को तो 14 साल बाद पैसा चाहिए, तो आज डबल डाउन करेंगे हम। तो दैट इज हाउ यू विन। अब मैं आपको ना एक और चीज बताता हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट जब पैसा डालते हैं किसी कंपनी में, तो 10 में से 9 कंपनी परफॉर्म नहीं करती, एक परफॉर्म करती है। ठीक है, एक परफॉर्म करती है, दो एवरेज करती है, 7 मर जाती हैं। अब फिर वीसी पैसा कैसे कमाएगा? हाँ बिल्कुल। अगर 10 में से 9 इन्वेस्टमेंट मर रही हैं, 7 इन्वेस्टमेंट मर रही हैं, 2 एवरेज निकलती हैं और 1 ठीक निकलती है, तो वीसी कैसे कमाएगा? पता है कैसे कमाएगा? क्योंकि पहले राउंड के बाद उसको समझ आ जाता है कि ये कंपनी में दम है, फिर वो दूसरे राउंड में फिर से पैसा डालता है, फिर वो तीसरे राउंड में फिर से पैसा डालता है। उसे हम कहते हैं डबलिंग डाउन, मतलब डबल डाउन कर रहे हैं, उसी में पैसा डाले जा रहे हैं। कैसे कोई अपन कंप्यूटर पे जाते हैं, एक फोल्डर पे जाते हैं, फिर उसको डबल क्लिक करते हैं, फिर से डबल क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें उसके अंदर जाना है, डीप जाना है। इस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, और यही रिच पीपल माइंडसेट है। पुअर माइंडसेट है जैसे गिरे बेच दो, डर में आ जाओ, लोगों को फोन करो। और रिच पीपल माइंडसेट है नीचे गिरा है, अगर अच्छा एसेट है, जैसे मैंने कहा स्टॉक्स में नहीं करना, ठीक है, स्टॉक्स में नहीं करना, आप ईटीएफ में करो, इंडेक्स में करो, गोल्ड में करो, सिल्वर में करो, कहीं नहीं जा रहे, ये कहीं नहीं जा रहे, यहीं है, तो आपको फायदा मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में। जो हमने डेटा भी बता दिया, 36 आउट ऑफ 41 ईयर्स यू विल मेक मनी। संजय भाई आपने बताया कि डबल डाउन करना, जब मार्केट नीचे गिरे तो अपनी एसआईपीज, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें। अक्सर ऐसी सिचुएशन आती है कि जो मंथली सैलरी पे है कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता, क्योंकि वो डाल चुका होता है, बहुत सारे ऊपर डाल चुके होते हैं, फिर नीचे बैठ के टेंशन में आ जाते हैं। एक ऑप्शन और आता है, लोग ये भी बात करते हैं कि यार आप लोन ले लो। मैंने देखा ऐसा कि लोन ले लो और मार्केट नीचे गिरी हुई है तो उसमें इन्वेस्ट कर दो, ताकि जब मार्केट 10% करेक्ट है तो उसमें डाल दिया और फिर ऑफ कोर्स आप प्रॉफिट बना लोगे। तो ये कैसा तरीका है? बिल्कुल नहीं करना, जिंदगी में ये काम कभी नहीं करना। चैन की नींद नहीं ले पाओगे, क्योंकि उस 10% के बाद एक और 10% गिर गया ना, तो आप फिर मतलब आई डोंट वांट टू यूज दोज वर्ड्स, बट बहुत बुरी हालत हो जाएगी आपकी। सो प्लीज डोंट डू दैट। नेवर टेक लोन फॉर एनी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स। ओके, फिक्स्ड एसेट्स पे आप लोन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फिक्स्ड इन नेचर होता है। और लोन जब लेना होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि जिस एसेट में डाल रहे हो उसमें अप्रिसिएशन क्या है। लोन लेना होता है तो ये समझना होता है आप इसकी ईएमआई भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे। बिल्कुल, आपको अफोर्डेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, इनकम की अफोर्डेबिलिटी। तो प्लीज डोंट डू दिस एट ऑल, नॉट रिकमेंडेड। संजय भाई, एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में जाने के लिए क्या चीज़ देखनी चाहिए, और फिर हाउ टू मूव इनटू दैट न्यू म्यूचुअल फंड? देखिए, म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड मूव करने के कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अब उसको आप इवैल्यूएट कैसे करोगे? आपका वो रूल्स सेट होने चाहिए कि बेंचमार्क के अगेंस्ट, कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट, शार्प्स रेशियो, वॉलेटिलिटी, ये सब जो रूल्स होते हैं, आप कैप्चर डाउन, कैप्चर रेशियो, ये सब देखना पड़ता है। ये पहला कारण हो सकता है। अब जब आप पहला कारण से शिफ्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा, इनकेस अगर उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। अगर आपके कुछ यूनिट्स 1 साल पुराने थे तो उस पर आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा, और उसमें जो लॉस हुआ होगा उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मिल जाएगा जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो।
ये पूरा टैक्सेशन का रिजीम आपको उसके लिए समझना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा तो एजुकेट अपने आप को करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ हो सकती है कि आप जो है सोच रहे हो कि मैं अब एग्जिट ही कर जाता हूँ, मेरे को पैसे की आवश्यकता है, तो ये एक वो भी किया जा सकता है। आपने कर दिया, फिर आपने टैक्सेस भर दिए। तीसरा कारण ये होता है कि आप कह रहे हो कि भाई मेरा जो गोल है ना करीब आ रहा है, 3 साल ही रह गए, तो अब मैं इक्विटी पे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखना चाहता, मुझे डर लग रहा है, तो आई विल मूव टू डेट म्यूचुअल फंड्स नाउ। तो आपने क्या किया, यहाँ से पैसा निकाला और डेट में शिफ्ट कर लिया ताकि आपको सेफ्टी सिक्योरिटी रहे। तो आई थिंक ये एक कारण होगा, बट अगेन टैक्स का इम्प्लीकेशन आएगा। चौथा एक तरीका है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, जिसे हम कहते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। ओके, अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है, समझने की चीज़ है कि समझिए मेरे पास 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो गया है। अब अचानक से मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता आई है, बट मुझे पता है मैं ये 10 लाख रुपए अगले 1-1.5 साल में पूरे कर दूंगा, मेरे को कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, पर अभी अर्जेंटली मेरे को जरूरत है। तो पहला है कि आप 10 लाख का फंड तोड़ो। अब 10 लाख का फंड तोड़ोगे तो 1-आधा लाख तो आपको टैक्स लग जाएगा, तो आपका ये हो गया। कंपाउंडिंग का लॉस होगा, जो उसमें कंपाउंडिंग हो रही थी वो भी लॉस हो जाएगा, और आपको भी पता है आप पैसे जो है दे ही दोगे, 1-1.5 साल में आप दे दोगे, 2 साल में दे दोगे। और 10 लाख का ब्याज इंटरेस्ट आपको पता है कि साल का कितना आएगा, चलो 9% आएगा, तो मेरे को 90,000 यानी 7,500 रुपये महीना देना है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरी इनकम आ रही है, तो मैं 7,500 दे दूंगा। तो बेस्ट वे टू डू इज लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। ना आपको टैक्स का इंप्लीकेशन आता है, ना आपकी कंपाउंडिंग ब्रेक होती है, और आपका जो काम है वो भी पूरा हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक लेवरेजेबल एसेट आ चुका है। तो ये एक और तरीका होता है अगर आपको छोटा पैसा निकालना हो और आपको कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब ना करना हो। संजय भाई किन सिचुएशन में लेना चाहिए ये भी बता दीजिए, क्योंकि वरना लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड सुन के ना लोगों को लग जाएगा अच्छा ये भी लोन लेने का नया तरीका है। लोन लेने का तरीका है ओनली फॉर सर्टेन रीजन। हो सकता है आपको बच्चों की फीस भरनी हो, अभी शॉर्ट पड़ रहे हो आप बच्चों की फीस देने से, कोई भी लग्जरी काम के लिए नहीं, नेसेसिटी काम के लिए करना है, बस सिंपल इसका आंसर ये है। फॉर एग्जाम्पल आप घर खरीद रहे हो, 10 लाख रुपए शॉर्ट पड़ रहे हैं डाउन पेमेंट करने के लिए, ठीक है, तो 10 लाख रुपए उस काम के, मतलब पर्पसफुल काम होना चाहिए। ये नहीं कि भैया वेकेशन करने जा रहे थे और ये पैसा तो बेटी की शादी के लिए था, चलो एक काम करते हैं लोन लेके वेकेशन कर लेते हैं, बेटी की शादी जो है वो परेशानी में आ जाएगी। ऐसा नहीं हो जाए भाई, गोल्स को नहीं टच करना है, सिर्फ बीच का कोई अगर शॉर्टफॉल रहता है तो उसके लिए ये काम आ जाता है। संजय भाई आपने बेंचमार्क की बात की थी, तो एक क्वेश्चन आया था व्यूअर्स का कि हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू चेक बेंचमार्क ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, तो कैसे चेक करें किसी? देखिए हर पोर्टल पे जहां पे वो म्यूचुअल फंड लिस्टेड है उसका बेंचमार्क लिस्टेड होता है, ओके, उसी के साथ होता है। अगर वहां ना मिले तो हर म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट होती है, हर महीने रिलीज होती है। उस फैक्ट शीट में बताया जाता है क्या खरीदा गया, क्या नया आया गया, फंड मैनेजर कौन है, बेंचमार्क क्या है, वो फंड किसके लिए सूटेबल है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सब कुछ दिया होता है। एक बार एक फैक्ट शीट जरूर पढ़नी चाहिए हर निवेशक को। भाई तुम इतना निवेश, हम टमाटर लेने जाते तो उसको 4 बार चेक कर लेते हैं, यार इतना बड़ा म्यूचुअल फंड में पैसा डाल लो, थोड़ा देख लो उसको म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है। तो एक उसकी फैक्ट शीट पढ़ लोगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम प्राग पैरिक की बात कर रहे थे, तो अगर इसका बेंचमार्क होगा तो वो क्या होगा? निफ्टी 500, ओके, निफ्टी 500 TRI कहते हैं, टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो निफ्टी 500 उसका TRI होगा या BSE 500 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ओके, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। फाइन संजय भाई, एक चीज़ और है कि किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस में टेम्परेरी डिप आया है या फिर फंडामेंटल चेंज आया है, ये कैसे बंदा चेक करे? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये चेक करना। इसको आप इवेलुएट इतना इजीली नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको 1-2 साल की परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। अगर कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मेंस आ गई है पिछले 1-2 साल में, तो यानी कि फंडामेंटल शिफ्ट आ गया। एक मिड कैप फंड के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा, मिड कैप फंड के साथ ऐसा हुआ है अभी रिसेंटली, क्योंकि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो था, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होने के कारण उसमें एक मैसिव डिप आ गया। और पहले वो सबका फेवरेट हुआ करता था, आज फिर थोड़ा नाराज़ है लोग उससे। संजय भाई ये कहते हैं कि इंडेक्स फंड आर द फ्यूचर, ये भी बात आती है कि अब इंडेक्स फंड में जाएं क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी है और बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि इंडेक्स फंड की तरफ लोगों को जाना चाहिए, या फिर जैसे पहले भी बात हुई थी कि AMC के जितने भी लोग हैं उनके पास अभी भी एक एज है उसको आउट परफॉर्म करने का? देखिए अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा और आप इस जंजाल में 8,000 म्यूचुअल फंड्स के जंजाल में कंफ्यूज हो, प्लीज़ गो फॉर इंडेक्स फंड। और एक ही रूल बनाइए, एक तो SIP चालू रखिए, इंडेक्स फंड वो लीजिए जो आपके गोल के साथ मैच करता है, ठीक है। और तीसरी चीज जो करिए कि जब भी वो 10% गिर जाए तो लमसम कर दीजिए। इतने में आप किसी एक्टिव फंड को भी बीट कर जाओगे। ओके, तो ये 3 चीजें लोगों को बस इतना कर हो गया काम। नहीं तो जो मैंने आपको सहवाग सचिन सहवाग स्ट्रैटेजी बता दी, उसमें भी इंडेक्स ही है, उसको फैक्टर इंडेक्स कहते हैं। निफ्टी 500 मोमेंटम 50, निफ्टी 500 वैल्यू 50, सचिन सहवाग जोड़ लो, टीम बना लो, जब 10% पोर्टफोलियो नीचे गिर जाए खरीद लो। फाइन संजय भाई, अब एक फेवरेट लोगों का टॉपिक आ गया है कि हाउ टू अचीव फर्स्ट, मतलब 1 करोड़, अपना पहला 1 करोड़ कैसे अचीव करें। अगर 2 टाइम फ्रेम में मैं आपको दे दूंगा, अगर किसी को 8 साल में अचीव करना है, फिर 15 साल में, उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज, क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ जो नहीं भी करना चाहिए वो भी आप बताइए, तो कैसे करें, और फिर उसके बाद कंपाउंडिंग कैसे होती है उसको भी अगर आप एक्सप्लेन करें। देखिए 1 करोड़ रुपये अगर किसी को 15 साल में अचीव करना है, और मैं ये मानता हूँ कि वो
7% स्टेप अप कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को हर ईयर। इन्फ्लेशन 7% के आसपास अगर समझो मान लेते हैं हम, वैसे तो सब कह रहे हैं कम हो गई, पर मेरे को नहीं लगता इतनी कम हुई अभी। मतलब आम आदमी से पूछो तो उसको पता चलता है कि बेचारे के क्या हालत है, बट 6 से 7% मानते हैं, तो 7% का स्टेप अप मान लेते हैं। तो 15 साल में अगर उसको ये अचीव करना है तो ही हैज़ टू स्टार्ट विद एन SIP ऑफ 14,000 रुपीज़। तो 14,000 रुपये, 14,000 रुपये हो जाएगा 1 करोड़। 14,000 रुपये विद अ स्टेप अप ऑफ 7% पर एनम Okay. एट अ 12% कंपाउंडिंग रेट विल गिव हिम 1 crore in 15 years। ओके, ठीक है। 15 साल में अगर 1 करोड़ किसी को पाना है हाँ। तो 14,000 रुपए की SIP होगी, 7% के अराउंड स्टेप अप करना पड़ेगा। पर ये अगर उसको हाफ टाइम में करना है ओके तो अमाउंट डबल नहीं होता, डबल से ज़्यादा हो जाता है। ओके 14 की जगह 28 नहीं होगा, वो 14 की जगह 30 हाँ, यही अगर उसको हाफ टाइम में करना है, मतलब 15 की जगह 8 साल में करना है, तो अमाउंट डबल नहीं होगा, डबल से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। ओके दैट अमाउंट विल बिकम 54,000। 54 जी, सिंपल ऐसा क्यों? समय, टाइम, ओके क्योंकि पूरी इक्वेशन में टाइम इज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट, और उसने टाइम आधा कर दिया। तो टाइम आधा करने से प्रिंसिपल डबल नहीं होता, बिकॉज टाइम रेज टू में है, प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन में है, तो इफेक्ट इज एक्चुअली 4 times। ओके तो 14 की जगह अब उसको 54,000 रुपीज डालना पड़ेगा, 7% स्टेप अप करना होगा, 12% कंपाउंडेड पे वो 1 करोड़ पहुंचेगा 8 साल बाद। 14, 54। अब मैं ये मानता हूं कि 14,000 अगर किसी का 25% इन्वेस्टमेंट रेट है अपनी इनकम का, तो 14 into 4 में 56,000 रुपये उसकी सैलरी होनी चाहिए, मतलब गिव और टेक 60,000 की सैलरी होगी, तो एक व्यक्ति 14,000 रुपये डाल सकता है। बट 54,000 अगर किसी को डालना है तो उसकी इनकम 2 लाख के आसपास होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 लाख होनी चाहिए। 2 लाख तो होनी चाहिए, 1.5-2 लाख के रेंज में होनी चाहिए। तो समझ लीजिए, अब आपकी चॉइस है, आपको कितनी जल्दी चाहिए। फाइन। इस पे आपने कहा कि मतलब एक सैलरी बेस भी आपने चीज़ें बताई, तो एक जनरल बंदे को किसी की सैलरी अगर 50,000 है तो उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 1 लाख है तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? और 1 लाख से ऊपर 1.5-2 लाख है तो उसको कितना, मतलब आप मानते हैं उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, इट इज़ नॉट अबाउट योर इनकम, इट इज़ अबाउट योर गोल्स। लाइफ में जब आप कम इनकम पे होंगे तो सबसे पहले तो आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। आपकी तनख्वाह 25,000 है, काय का इन्वेस्टमेंट? आप पहले तो अपना इमरजेंसी फंड बनाओ, इंश्योरेंस लो, ये सब करके खत्म, मतलब अपनी सेफ्टी बनाओ ना। पर 25,000 भी कमा रहे हो ना, तो भी 10% आप साइड कर दो, भूल जाओ वो आपकी इनकम है। आप मानो आपकी 22,500 की इनकम है, और वो 10% आप लेगेसी वेल्थ के लिए बिल्ड कर दो, ठीक है? तो ये एक इक्वेशन बना सकते हो लाइफ में कि एक मैं लेगेसी वेल्थ के लिए डाल रहा हूं, मुझे भी नहीं पता उसका क्या होगा, हम बस डाले जा रहे हैं। 5% कर लो, 10% कर लो, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, पर कुछ करो, उससे एक हैबिट क्रिएट होती है। जब आप 50,000 के आसपास होते हो, आपके लाइफ के गोल्स चालू होने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी पापा बोले शादी करनी है बच्चा 3 साल बाद, तो 3 साल बाद 4 साल बाद शादी करनी है, उसका गोल बना लो, 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख रुपए के लिए क्या बैकवर्किंग करनी है, कौन सा एसेट डालना है, तो एक गोल बन गया। अब तनख्वाह 1 लाख हो गई अगले साल, जी बहुत अच्छा काम किया अपने जीवन में, तो अब मन में आता है घर ले लें, गाड़ी ले लें, तो एक नया गोल क्रिएट हो गया, उसके लिए आप अब SIP बनाओ। 1 लाख से अब आपकी तनख्वाह 2 लाख हो गई, तो अब आपको लगता है मैं हॉलिडे ले लेता हूँ, वेकेशन ले लेता हूँ, एक बाइक खरीद लेता हूँ, गाड़ी खरीद लेता हूँ, तो उसके लिए आप एक गोल बनाओ। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना, लाइफ के गोल्स भी आपके बढ़ते रहेंगे, आप ऐड करते रहोगे, लग्जरीज विल बिकम योर गोल्स, विच इज ओके, गुड, वेरी गुड। आप कमा रहे हो, आप डिजर्व करते हो। सही भाई, लेकिन आप कह रहे हैं कि 25,000 अगर कोई कमा रहा है तो वो भी मतलब अपना 10% समथिंग 2,500 या 2,000 1,000 जो भी कुछ है कुछ वो भी कर साइड सकते हैं, कर दे। लेकिन एक टेंडेंसी मैंने देखी है, जो 25 या 30,000 कमाता है ना, वो SIP में नहीं जाता है, वो जाता है FNO में। क्योंकि उसको उस 2,500 का 10 गुना करना होता है 1 साल में। तो ये जो ट्रेंड है, ये किस तरीके का है? मतलब ये पुअर माइंडसेट, अब क्या करें। लॉटरी की टिकट भी तो कहाँ बिकती है, जहाँ ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं वहीं बिकती है। तो लॉटरी की टिकट की तरह देख रहे हैं लोग इसको, कि 5,000 डालेंगे 25,000 बन जाएंगे, 50,000 बन जाएंगे, 5,000 भी चले जाते हैं। सो डोंट लुक एट FNO एज ए लॉटरी टिकट, स्टे अवे फ्रॉम दिस मार्केट एज मच एज पॉसिबल। ये रिच पीपल्स मार्केट है भाई। आपने पिछली बार डेटा भी बताया था पूरा। हाँ, 93% लोग जो है लॉस कर रहे हैं, 7% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। 7% में भी सिर्फ 1% लोग हैं जो साल का 1 लाख रुपए से ऊपर कमा पाते हैं, हमारे जैसे लोग। और जेन स्ट्रीट का एग्जांपल और जेन स्ट्रीट तो सबको पता ही है क्या धमाल मचा के गया था, सारे पैसे वही लूट के गया है सबके। तो और सरकार पैसा कमा रही है, सरकार को दिखता है कि यार हम इस साल 75,000 करोड़ का हमने टारगेट रखा था, अभी तक 45,000 करोड़ हुआ है, चलो एक काम करते हैं STD को 0.02 से 0.05 करते हैं। आप क्या कर लोगे यार, क्या लड़ोगे आप? पूरा सिस्टम आपके अगेंस्ट है। ब्रोकर आपसे पैसा कमा रहा है, एक्सचेंजेस आपसे पैसे कमा रहे हैं, सरकार आपसे पैसे कमा रही है, प्रॉफिट पे फिर से सरकार आपसे पैसे कमा रही है। द एंटायर सिस्टम इज रिग्ड अगेंस्ट यू एंड यू आर थिंकिंग कि मैं निकाल लूंगा। फिर आपसे बड़ा घोचू कौन है फिर यार इसमें? और वो भी 25,000 की इनकम में, विदाउट एनी नॉलेज। बिल्कुल। यहाँ तो एंट्री तब लेना जब आपके पास लाइफ के सारे गोल्स कंप्लीट
सेट होने के बाद 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैपिटल। मतलब सॉर्ट ऑफ बुढ़ापे में जाके अपना पूरा सब नहीं, कुछ जब कर हो सके हो। आप यंग में कर पाओ, पहले अपने गोल्स को सेट करो, गोल्स के लिए एसआईपीस करो, प्लानिंग करो, वो क्या कहते हैं, बहन की शादी का गुल्लक बनाओ, अपनी शादी का गुल्लक बनाओ, आगे की पूरा पढ़ाई का भर जाए गुल्लक, उसमें। सारे गुल्लक जब भरने लग जाए और उसके बाद आपके पास 10 लाख रुपए फालतू हो जिसका आपको समझ नहीं आ रहा करना क्या है, तब आके पहले सीखो। वरना वो सारे गुल्लक फूट जाएंगे। आने तो सारे गुल्लक फूट जाएंगे भाई, उधार में आ जाओगे। सिर्फ एक क्वेश्चन आया था कि मल्टी बैगर्स हम कहाँ से ढूंढे? यार मेरे को पता होता तो मैं आज अरबपति होता। अभी मैंने इतने बड़े इन्वेस्टर की बात करी, उनका पोर्टफोलियो 1,500 करोड़ डाउन है इस टाइम पे, तो यार हम और आप क्या चीज़ हैं यार। ठीक मत, प्लीज डोंट फाइट अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। मल्टी बैगर कैसे, और मैं आपको एक बात कहता हूँ, मल्टी बैगर किसी ने ढूंढ भी लिया ना तो वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा उसको। एग्जैक्टली। एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, डेटा सेंटर की स्टोरी थी उसकी, मर चुकी थी कंपनी, जैसे डेटा सेंटर की स्टोरी है तो जिंदा हो गई, वापस जिंदा हो गई। ठीक है, उस कंपनी का शेयर प्राइस 5 साल में 600 गुना हो गया। 600 गुना? हाँ, 600 गुना के आसपास हो गया। एम आई राइट? एक बार 600 तो नहीं बोलते, 60 टाइम्स बोल देते हैं। हाँ, 60 टाइम्स हुआ, 10 का 60, 600। हाँ, तो ये डेटा सेंटर की कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो शायद 5 साल में 60 टाइम्स हो गया। मैं आपको लिख के देता हूँ, जैसे ही 2 टाइम्स होता सब लोग छोड़ के चले जाते। बिल्कुल। और फिर नया मल्टी बैगर ढूंढने फिर नया मल्टी बैगर ढूंढते। देखो इस वाले से तो हमने 2 गुना कर लिया। हमारे एक फ्रेंड की कंपनी लिस्ट हुई अप्रैल 2022 में, ओके। 200 करोड़ के मार्केट कैप पे। टुडे दैट मार्केट कैप इन लास्ट 4 इयर्स इज, आज पहुंच गई है 9,000 करोड़। ओके। सो दैट्स 45 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 4 इयर्स। बट जैसे ही 2 गुना होता है तो लोग छोड़ देते हैं। तो मत पड़ो ये सब चक्कर के पीछे। होल्ड करने की कैपेसिटी म्यूचुअल फंड वालों के पास होती है, तो खरीद रहा है ना आपके लिए। मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, बड़ी अच्छी चली थी वो, कि हाउ टू मैनेज योर सैलरी, है ना? वो काफी अच्छी वो भी चली। थोड़ा आप मतलब हमारे व्यूअर्स को बताएं कि सैलरी को कैसे मैनेज करें। देखिए, सैलरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि यू डोंट पे योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है। ये सबसे बड़ी गलत बात है। और यू डोंट पे योर सेल्फ मतलब यू हैव टू पे योर फ्यूचर सेल्फ। बिल्कुल। तो आपको ना बैंक का होता क्या है, आपका कंट्रोल नहीं होता, तो आपको सिस्टम को ऑटोमेट करना पड़ेगा ताकि आपकी नजरों के सामने पैसा रहे ना। तो जब आपकी इनकम आती है ना, उस इनकम, पहले तो उस अकाउंट में यूपीआई नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि यूपीआई के पास अनलिमिटेड कैपिटल का एक्सेस नहीं होना चाहिए, लिमिटेड कैपिटल का एक्सेस होना चाहिए। अनलिमिटेड मतलब आपकी सैलरी होगी ना। Exactly. अगर आपकी 50,000 सैलरी आ रही है तो आपने पूरा ही एक्सेस दे दिया, अनलिमिटेड एक्सेस दे दिया। 50,000 से आपने 5,000 रुपए एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, एक्सपेंस अकाउंट में, उससे आपने यूपीआई को लिंक कर दिया। तो वी कॉल इट द 3 बैंक अकाउंट सिस्टम। आपका मेन बैंक है, उसके बाद आपका एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होना चाहिए और एक एक्सपेंस अकाउंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उतना पैसा डालो जितनी आपकी एसआईपीस चल रही है, वो पहले चला जाना चाहिए। आया पैसा उधर सबसे पहले चला जाना चाहिए। फिर आपका आ गया एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट में चला जाए। अब जो पैसा बचा, बाय चांस बच गया, उसकी आपको एक एफडी कर देनी चाहिए। ठीक है। और वो बन जाता है आपका अपॉर्चुनिटी कैपिटल। ठीक है, आपका मैं मान रहा हूं आपका इमरजेंसी फंड बन चुका है। पहले तो आप इमरजेंसी फंड भरोगे, फिर उसके बाद ये सिस्टम चालू करोगे, और फिर आपका जो पैसा एक्स्ट्रा बच जाता है वो अपॉर्चुनिटी कैपिटल बनता है, जो आपकी एफडी में जमा होता रहता है। अचानक से आपको मार्केट में 10% डिप दिखता है, आप उठाते हो, उसमें से पैसा डाल देते हो। ओके। दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क। और यही हर जो है हमारे सैलरीड एम्प्लॉय को अपना बैंक अकाउंट सिस्टम इस तरीके से बनाना चाहिए। फाइन। संजय भाई, अभी एक चीज़ और थी कि लोग ना बाहर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूएस मार्केट में आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है इन्वेस्ट करने का। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बात करते हैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की। तो ये कितना सही है, मतलब करना चाहिए? क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए इसमें? अगर करना चाहिए तो किस तरीके से स्टॉक्स वहाँ पे ढूंढने चाहिए, क्या होना चाहिए तरीका? देखिए, रिच मैन्स क्लब है अगेन। ठीक है, प्लीज एंटर दिस ओनली इफ यू हैव 10 लाख रुपीज। उसका कारण बताता हूँ। इस पर 10% टीसीएस लगता है, क्योंकि जब आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर पैसा बाहर भेजते हो, अब 2 तरीके हैं, या तो आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से खरीद लो, या इंडिया में भी ईटीएफ्स हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 है, मिराई एसेट का फैंग है, या तो उनके थ्रू खरीद लो। ठीक है, पर वो मज़ा नहीं आता। एग्जैक्टली। आप बोल नहीं सकते पार्टी में जाके मेरे पास भी एप्पल का शेयर है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप फिर एक ब्रोकर से जाते हो जो आपको इंटरनेशनल मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। आज के दिन 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स है, IND मनी, वेस्टेड है, ये लोग 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स है इस टाइम पे, ये लोग अलाउ कर रहे हैं। अब इस पर प्रॉब्लम क्या है समझिए, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा। पहले तो आपका रुपी डॉलर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर आप वहाँ जाके परचेज करोगे, उसका ब्रोकरेज लगेगा। इंडिया में 0 ब्रोकरेज चलता है, यूएस में नहीं चलता 0 ब्रोकरेज, वहाँ ब्रोकरेज लगती है। यहाँ तो आप शेयर खरीदो 0 ब्रोकरेज है, ETF खरीदो 0 ब्रोकरेज है, म्यूचुअल फंड खरीदो 0 ब्रोकरेज है। वहाँ चलती है भैया, वहाँ ब्रोकरेज देनी पड़ती है आपको। तो वो ब्रोकरेज आपकी चली गई सबसे पहले, और डॉलर टर्म में। हाँ, वो भी डॉलर टर्म में चलेगी। मतलब वो तो चलो आपने अपने कैपिटल के हिसाब से कर लिया। उसके बाद क्या होगा, जब आप वहाँ पैसा डाल के रखोगे और उसको वापस लाओगे, तो फिर से आपका कन्वर्जन कॉस्ट लग जाएगा।
फिर से वो बैंक अपना चार्जेस लेगा कन्वर्जन करने का, और फिर जब यहाँ आएगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगेगा, जितना वहाँ दिया होगा उसको माइनस करके यहाँ पे आपको देना पड़ जाएगा, अगर वहाँ जीरो होगा तो यहाँ पूरा देना पड़ जाएगा आपको, देना जरूर पड़ेगा। देना। पर इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड TCS, ओके, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। क्या है, भारत के हर नागरिक को साल का $2.5 लाख का कोटा है ठीक है, कि वो ये पैसा बाहर भेज सकता है इंडिया से, चाहे वो इन्वेस्ट करना चाहे, चाहे वो ट्रैवल करे, चाहे वो मेडिकल के लिए जाए, चाहे वो बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा दे। अब पिछले बजट में एजुकेशन और ट्रैवल का जो TCS पहले 5% होता था उसको 2% कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप घूमने जाओगे और आपका 10 लाख रुपए का टूर है, तो 10 लाख रुपए आपने टूर ऑपरेटर को दे दिया, आपको 20,000 रुपए सरकार के पास जमा करने पड़ेंगे। ओके, और ये 20,000 रुपए आपको जब आप टैक्स फाइल करोगे तब मिल जाएंगे। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो ठीक है, तो आपका TCS कटता है, पर वो आपको क्रेडिट हो जाता है। तो एक बार के लिए आपका पैसा फंस गया। अब आप सोचिए कि आपने निवेश किया 10 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए तो सरकार रख लेगी, बिल्कुल, तो आपका 10 लाख का निवेश 11 लाख हो चुका है। ये आपको 1 लाख कब मिलेगा? जब आप टैक्स फाइल करोगे। ओके, जब आप बेचोगे उसको, जब आप बेचोगे नहीं, जब आप सालाना टैक्स फाइल ठीक है, करोगे, done। तो उतने समय के लिए तो सरकार के पास हो गया, मेरा ब्याज का लॉस हो गया ना, मेरे को तो FD में मिलता 6-7%। सो ये सब चीजें ना, प्लीज एक बंदा जिसकी 50,000 30,000 डालने की क्षमता है ना करे। ये उन लोगों के लिए जो 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए वाला भी एप्पल का शेयर मत खरीदो। US में ETFs बहुत अच्छे हैं, आप ETFs खरीदो। नैस्डैक का QQQ फंड है वो खरीद लो आप, इसका है S&P 500 है, S&P 500 इक्वल वेट है। आपको कोई सेक्टर पसंद आता है, उस सेक्टर का आप रखना चाहते हो, वैसे सेक्टोरल रहना नहीं चाहिए आपको। मिड कैप है, स्मॉल कैप है, डिविडेंड यील्डिंग है, वहाँ बहुत अलग अलग तरीके, वहाँ का ETF मार्केट बहुत बड़ा है, तो आप कर सकते हो। ग्लोबल जा सकते हो, इमर्जिंग मार्केट्स कर सकते हो, यूरोप कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, बट पैसा तो हो। बिल्कुल। अब बोलो यार मेरे पास है 10,000 रुपए और मैं यूरोप में भी पैसा डालूंगा, मैं क्यों डालना है भाई, तू पहले भारत में डाल ले। तो संजय भाई, जिनके पास है, अगर उनकी भी बात करें, क्योंकि वो लोग भी हमें देखते हैं, तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन की आप बात करते हैं, तो उसमें क्या ये इंटरनेशनल मार्केट्स भी कवर हो जाती है? आना चाहिए। अगर आपके पास वेल्थ अच्छी है तो यू शुड डू 10% एटलीस्ट इंटरनेशनल। उसका रीजन है, एक तो डॉलर हेजिंग मिल जाती है आपको, यूरो हेजिंग भी मिल जाती है कई केसेस में। अब जैसे पिछले साल जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही है वो रही है साउथ कोरिया की, ठीक है, 70% एक साल में दिया है। तो अगर अपना थोड़ा सा भी एक्सपोजर इमर्जिंग मार्केट्स में होता तो वो पोर्टफोलियो आपका थोड़ा सा बेटर कर जाता। तो आप इमर्जिंग मार्केट्स हो गए, जैसे उसमें लैटिन अमेरिका हो गया, तो उसके वहाँ ना ETFs के माध्यम से आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट आई थिंक द काइंड ऑफ ETF मार्केट्स विच US हैज़, मैं तो प्रे करता हूँ इंडिया में कब इतनी प्यारी और मैच्योर ETF मार्केट आएगी, इतना बढ़िया आप वहाँ पे से एक्सपोजर ले सकते हो। वहाँ गोल ओरिएंटेड ETFs हैं, ओके, तो आप वहाँ पे डिविडेंड यील्ड ETF ले सकते हो। तो आपने जितना पैसा डाला आपको 4% साल का डिविडेंड आ जाएगा, प्लस जो ग्रोथ होगी वो अलग है, पर 4% आपको डिविडेंड आने लग जाएगा। तो ये तरीके हैं That is वहाँ पे awesome, invest मतलब करने के। जबरदस्त चीज़ है। Yes. सही भाई, US मार्केट की हमने बात की कि एक दो वो जो है प्लेटफॉर्म्स जो है वो अलाउ करते हैं, जैसे आपने साउथ कोरियन इन्वेस्ट मार्केट की बात की, या फिर दूसरी मार्केट्स हो गई, यूरोप की हो गई, तो अगर उनको एक्सेस करना है तो बंदा कैसे एक्सेस करेगा उनको? या तो आप ये LRS के तरीके से फिर आपको करना पड़ेगा पूरा। इंडिया में बहुत लिमिटेड ETFs है जो इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको देते हैं, या फिर वो फंड ऑफ फंड्स हैं, तो अपना या आपको इनके माध्यम से ही जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। सिम भाई, क्वेश्चन है, मतलब 2-3 व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा है और ये समझ में भी आता है क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि सर जी, मैंने ग्रो ऐप से डायरेक्ट स्कीम में म्यूचुअल फंड खरीदा है, तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं? किसी भी ऐप से अगर उसने लिया हो, चेक कैसे करूँ मैं? और अगर ऐसा हो कि यार मैंने 30 साल के लिए किया है और वो ऐप ही ना रहे या वो चीज़ ही ना रहे, तो क्या ऐसा होगा मेरा म्यूचुअल फंड सब कुछ जीरो हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने म्यूचुअल फंड AMC मेथड से, SOA मेथड से कहते हैं उसको, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मेथड से लिया हुआ है, तो इन दैट केस आपका म्यूचुअल फंड दिखेगा MF सेंट्रल पे आपको। ओके, तो MF सेंट्रल वेबसाइट है, उस पर जाके अपना पैन वैन डालिए, OTP आएगा, उसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका डीमैट में है तो डीमैट होल्डिंग्स में दिख जाएगा आपको म्यूचुअल फंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डीमैट हैज़ नथिंग टू डू विद ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। कल को अगर कोई भी ऐप बंद हो जाती है तो डीमैट आप ही का है, वो CDSL और NSDL का डीमैट अकाउंट होता है। जनरली आज के दिन मेजर मार्केट शेयर CDSL के पास है, ठीक है। तो ये आपका परेशानी नहीं है। द ओनली मनी विच इज एट रिस्क, ओके, कल को अगर वो ऐप बंद हो गई, वो है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपने कितना पैसा रखा, ओके, जो वॉलेट होता है उसका, जो उसका वॉलेट है, ठीक है, और वो भी उनको अब क्वार्टरली सेटल करना पड़ता है, तो हर क्वार्टर आपके exactly, खुले पैसे वो भेज देते हैं। बिल्कुल, तो मतलब रिस्क ऑलमोस्ट निल बराबर है इस टाइम पे, फाइन। मतलब आपके होल्डिंग्स को कुछ नहीं होगा, होल्डिंग्स विल बी इंटैक्ट। ठीक है। सिम भाई, क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट SBI कॉन्ट्रा फंड SIP?
मैं ना SBI कॉन्ट्रा फंड को ज़्यादा स्टडी नहीं किया फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैं कुछ उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। एक क्वेश्चन ये भी है संजय भाई जो मेरे ही माइंड में आ गया अभी, एंड आई थिंक यू शुड एड्रेस दैट, कि म्यूचुअल फंड को कितना टाइम लगता है पॉजिटिव रिटर्न देने में? मतलब एक टाइम फ्रेम के बाद इतने में नेगेटिव नहीं आएगा? 7 years। ये हिस्टोरिकल रिसर्च की गई है कि अगर एक कोई व्यक्ति 7 साल किसी भी ठीक है। मोस्ट वॉलेटाइल इक्विटी म्यूचुअल फंड को भी होल्ड करके SIP करेगा तो उसका 0% मतलब चांस ही नहीं है नेगेटिव होना। फाइन। एक क्वेश्चन था मेरे पास, निपन इंडिया 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है, क्या ये कभी बंद हो सकता है? क्यों बंद होगा? ओपन एंडेड फंड है और ये तो इंडेक्स फंड है, ये तो वही फंड है जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मोमेंटम फंड वाला। हाँ सही भाई, क्वांट म्यूचुअल फंड पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है। वो क्या, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार हम सेल कर दें क्या, परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, कब दोबारा से होगा, निकल जाए क्या? देखिए क्वांट का जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है ना वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्टाइल है, वो सहवाग है और अभी पिच खराब है तो सहवाग नहीं चल रहा है। जिस दिन पिच ठीक पिच पे आ जाएगा उस दिन वो छक्के मार लेगा, क्योंकि आज मोमेंटम नहीं चल रहा, आज वैल्यू चल रहा है। बिल्कुल। आज सचिन तेंदुलकर चल रहा है, सहवाग नहीं चल रहा है। किस दिन सहवाग चलेगा, सचिन नहीं चलेगा। तो अभी कंटिन्यू करें? यही तो टाइम है यूनिट्स एक्यूमुलेट करने का। देखिए मोमेंटम स्ट्रैटेजीज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ओवर अ स्पैन ऑफ 2-3 years। मोमेंटम स्ट्रैटेजी के लिए आपको मिनिमम 10 साल देना पड़ता है। अब आपने अभी लिया तो 6 महीने नहीं परफॉर्म किया, इस साल अंडर परफॉर्म कर दिया, तो इतना क्यों सोच रहे हो? तो अगर संजय उल्टा अच्छा है ना, अंडर परफॉर्मेंस में आपको यूनिट ज्यादा मिल जाएंगे। कोई अगर ऐसा बंदा है कि जिसका मतलब होराइजन मान लीजिए 3 साल है, उसको लेकिन equity वो में नहीं होना ऐसे में आ गया है, फंस गया तो आउट हो जाओ, इमीडिएट आउट हो जाओ। ओके, मतलब वो फिर एक्यूमुलेशन के चक्कर में ना ना फंस जाओगे, बहुत बुरा फंसोगे। उल्टा ज्यादा पैसा डालते रहोगे और पता चला ये वापस ही माइनस पे ही रहा 2-3 साल, तो आप तो मारे जाओगे, मतलब फिर तो आप रोने लग जाओगे। मतलब ये मेरे माइंड में आया तो भाई निकल जाओ आप लोग। सर मैंने 20,000 की SIP करना है, कौन से फंड में SIP करूं? मुझे ओके 20,000 की SIP इनको करनी है तो कौन से फंड में करें? कोई वो नहीं है, हेड एंड टेल नहीं है ना कि मतलब कितना समय के लिए करना है, क्या है क्या नहीं है। सर बंधन स्मॉल कैप फंड और निपॉन स्मॉल कैप फंड में से कौन सा अच्छा है आज की डेट? अगर आप वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग में हो तो बंधन स्मॉल कैप बेटर है, फाइन। वॉलेटिलिटी कम है उसमें। क्वांट स्मॉल कैप पे एक और क्वेश्चन मेरा भी है, 23% डाउन है क्वांट स्मॉल कैप, मैं क्या करूँ? होल्ड करो 10 साल के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मोमेंटम फंड है भाई, 10 साल से नीचे आना ही नहीं था। बिल्कुल सही भाई। निपन इनोवेशन फंड और टाटा मल्टी कैप फंड में 1,000 रुपये तक की SIP चल रही है, बट दोनों बहुत दिनों से ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या करूँ? पोर्टफोलियो में रखूँ, बंद कर दूँ? निपॉन इनोवेशन फंड और टाटा मल्टी कैप फंड। पहले तो वही मैंने बोला था, सेक्सी नेम्स पे बन जाना, तो इनोवेशन इज अ सेक्सी नेम, तो वो फंड नहीं लगता। बट अभी आपका ड्यूरेशन क्या है, कितना होल्डिंग पीरियड है अपना? अगर मल्टी कैप है तो मैंने जैसे कहा 6-7 साल से पहले तो आप दो देखना ही नहीं है कोई भी फंड। ठीक है। सर मैं एक क्वेश्चन है कि मैंने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 1.5 लाख मोतीलाल मिड कैप में, 1 लाख SBI लार्ज कैप में और 1 लाख क्वांट स्मॉल कैप में। बैंड बज गई होगी अभी तक तो। मेरा पोर्टफोलियो ठीक है या कुछ चेंज करूँ? क्योंकि 4 लाख में से 1.5 लाख है मोतीलाल मिड कैप में, 1 लाख SBI लार्ज कैप में, 1 लाख क्वांट स्मॉल कैप में, 50,000 पराग पारिक फ्लैक्सी में। ये पोर्टफोलियो अपने आप में 7-8 साल वाला पोर्टफोलियो है मिनिमम। ओके, तो अगर रखना है तो 7-8 साल का होराइजन होना चाहिए, नहीं तो एग्जिट कर जाओ। अगेन सिंपल क्वांट स्मॉल कैप पे काफी सारे क्वेश्चन। क्वांट स्मॉल कैप ने देखो एक्चुअली कोई हुआ ना, क्या जैसे मोमेंटम खत्म हुआ बिल्कुल तो वो बैठ गया, सहवाग नहीं, अब वो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे नहीं खेल पा रहा ठीक से, थोड़ा उसको भारत लाना पड़ेगा वापस तब खेल पाएगा। जैसे भाई क्लास क्वेश्चन है कि ETF SIP सही है या फिर ETF में डेली डिलीवरी लेना सही होता है? तो डेली अगर आप SIP करोगे तो डिपेंड्स करता है ना। जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो दिन की 2,500 रुपये की, एक मेरा फ्रेंड है वो दिन की 2,500 रुपये के 5 इंडेक्स खरीद लेता है, 500, उसको फर्क नहीं पड़ता। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और एक और कोई वो मोमेंटम फंड शायद खरीदता है। 5 ये कट 5 ETF में रोज 500 रुपये डाल देता है, तो ठीक है, बढ़िया, डेली SIP है। फाइन। क्लास क्वेश्चन मेरा व्यूअर्स के लिए वो ये रहेगा कि SIP जो मंथली करें या फिर अगर वो डेली कर लें, कि डेली हम डाल लें या वीकली डाल लें, उसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? इतना फर्क नहीं पड़ता। ये कर सकते हो कि अगर आपकी 4 SIP चल रही हैं तो चारों को स्प्रेड आउट कर दो, सबको 28 तारीख को मत डालो। ओके, किसी को 7 को डाल दो, किसी को 14 को डाल दो, किसी को 15 को, ऐसे थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दो, बस यही कर सकते हो। डन संजय भाई, इतना ही रखते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को। और आपने जो है ना बहुत वक्त दिया हमें, आपको बहुत ज़्यादा मतलब बिजी स्केड्यूल है, अभी भी जाना है पॉडकास्ट के लिए, एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आप आए एंड इतनी शॉर्ट नोटिस पे आपने पॉडकास्ट किया। एंड वी वुड वांट कि बहुत जल्दी आपके साथ कोई सीरीज भी करें। 2000 कमेंट्स पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, विल ट्राई कि 2000 कमेंट्स करें। भाई मैं तो कहूँगा यार आईडी बना के कर दो ताकि मुझे कहने के लिए मिल जाए कि संजय भाई आ गए 2000 को। देखो कुछ तो टारगेट होना चाहिए ना। बिल्कुल, कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है संजय भाई, थैंक यू सो मच।